हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर बीएनएस लेक्चर सीरीज। जहां हमने कवर कर लिया था चैप्टर 4 तक, जिसमें हमने इनकोएट ऑफेंसेस की बात की थी, और हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर 5, जो की बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। इसमें हमने पार्ट 1 पहला जो है सेक्सुअल ऑफेंसेस ये स्टार्ट कर, जिसमें वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ऑफेंस ऑफ रेप। ठीक है। सो जैसा कि हमने देखा था कि आईपीसी में ये पूरे जो वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंसेस थे, वुमेन एंड चाइल्ड, जैसे कि इस चैप्टर का नाम ही है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, जो कि आईपीसी में नहीं था, ऐसा कोई चैप्टर नहीं था, और वो बहुत ही स्कैटर्ड प्रोविजंस थे। तो उसे एक जगह पे ऑर्गेनाइज किया गया है, और इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का है, इसलिए इसे पहले रखते हुए एक जगह पे इसे कलेक्ट किया गया है। नाउ इसमें सबसे पहले इस चैप्टर को भी वेरियस कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे सेल्फ सेक्सुअल ऑफेंसेस देख सकते हैं, इसके बाद फिर हो जाएगा मिसकैरेज का, चाइल्ड के अगेंस्ट, मैरिज के अगेंस्ट ऑफेंसेस, ये सारी चीजें इस चैप्टर में दे रखी हैं। सो हमने सेक्शन 63 स्टार्ट किया हुआ था, ये चैप्टर जैसे कि हम देख सकते हैं, ये सब हमने कर लिया था 63 से लेके 99 तक के सेक्शंस में ये चैप्टर दे रखा है। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस द ऑफेंस ऑफ रेप, जिसमें हमने पढ़ा था कि दीज आर द फोर एक्ट्स या मोड्स कह लीजिए, एक्ट्स। ठीक है। मतलब इन चार तरीके से रेप किया जा सकता है, जिसमें क्या क्या है, पेनिट्रेशन, इंसर्शन, मैनिपुलेशन एंड ओरल एप्लीकेशन या अप्लाइड माउथ। ठीक है। ये चार एक्ट्स हो सकते हैं, एंड ये सात जो है वो कंडीशंस दे रखी है। ये क्या है, ये सात जो है ये कंडीशंस दे रखी है कि कौन से कंडीशंस में, इन सात कंडीशंस के अंदर जब इनमें से कोई एक्ट किया जाएगा तो दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ रेप। ठीक है। ये हमने पढ़ा था। अब इस सेक्शन को हमने कैसे कैसे देखा था कि चार एक्ट, सात कंडीशंस। सात कंडीशंस में क्या है कि भाई ये वो सर्कमस्टांसेस है जब हम कहें कि कंसेंट नहीं है या कंसेंट लैक कर रहा है। ये सात कंडीशंस, इसके साथ ही दो एक्सप्लेनेशंस दे रखे थे, एंड इन एक्सप्लेनेशंस के लिए दो एक्सेप्शंस दे रखे थे। ये सब हमने कवर कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि सबसे पहले एक्सेप्शन 1 में बताता है कि अगर इनमें से कोई भी एक्ट अगर मेडिकल प्रोसीजर के लिए किया जा रहा है, मेडिकल प्रोसीजर के लिए किया जा रहा है, तो उसे हम रेप के अंडर नहीं मानेंगे, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स, प्रोवाइडेड हमेशा चलेगा, और प्रोवाइडेड में ये है कि कंसेंट होना चाहिए, तो उसे हम रेप नहीं मानेंगे। एक्सेप्शन 2 कह रहा था मैरिटल रेप के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था मैरिटल रेप क्या होता है, एंड कैसे एक्सपेक्टेड था कि जैसे इसमें कुछ चेंज किया गया है, इसमें क्या है भाई 18 इयर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट लाया गया, तो पहले भी ये ऑफेंस नहीं था, अभी भी इसे ऑफेंस नहीं रखा गया है, जबकि ये एक्सपेक्टेड था कि इसे एक ऑफेंस में डाला जाएगा, लेकिन मैरिटल रेप अभी भी एक ऑफेंस नहीं है, एक सेक्शन 2 ये क्लियरली बताता है। देन वी आल्सो डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से ये जो ऑफेंस ऑफ रेप है विदाउट बीइंग ऑफेंसिव टू एनीवन एल्स, दिस इज नॉट अ जेंडर न्यूट्रल सेक्शन। ठीक है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि जब आईपीसी से बीएनएस आएगा तो इसे जेंडर न्यूट्रल बनाया जाएगा, बिकॉज हमने लॉजिक इसके पीछे के समझने की कोशिश करी थी कि ऑल्दो वेरी लेस इन नंबर, बट ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक रेप के विक्टिम मेल हो या ट्रांसजेंडर हो, एंड परपेट्रेटर भी फीमेल या कोई और हो सकता है, लेकिन ये सेक्शन ये क्लियरली बात नहीं करता है, क्योंकि अ मैन लिखा हुआ है, तो क्लियरली यहाँ पे विक्टिम जो है वो विमेन को मान के चल रहे हैं, एंड परपेट्रेटर हम मैन को मान के चल रहे हैं। सो ये एक जेंडर न्यूट्रल ऑफेंस सेक्शन नहीं है। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था, दिस एंटायर सेक्शन दैट डिस्कस्ड अबाउट द ऑफेंस ऑफ रेप। अब आते हैं सेक्शन 64 पे। यहां से हमें करना था, अब सेक्शन 64 क्या कह रहा है, देखिए सेक्शन का नाम है पनिशमेंट फॉर रेप। ठीक है। रेप की पनिशमेंट क्या होगी, अभी तो हमने इस पूरे सेक्शन में देखा, लंबा चौड़ा सेक्शन, की रेप है क्या, ऑफेंस ऑफ रेप है क्या। अब आता है पनिशमेंट। तो पनिशमेंट क्या है, इसमें इस सेक्शन को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। देखिए बहुत ही लंबा चौड़ा सेक्शन है। सो क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 दो है। अब क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 में क्या है, क्लॉज 1 जो बात करता है वो जनरली रेप की पनिशमेंट क्या होगी उसके बारे में बात करता है। क्लॉज 2 जो है, जो कि आप देख सकते हैं लंबा चौड़ा सा सेक्शन है, सब सेक्शन है, ये बात करता है अग्रीवेटेड ऑफेंसेस की। अब ये एग्रीवेटेड ऑफेंसेस क्या होते हैं, ये टर्म क्या हो गया, अग्रीवेटेड ऑफेंस।
अब ये एग्रीवेटेड ऑफेंस क्या होता है? सो एग्रीवेटेड ऑफेंस मतलब रेप तो अपने आप में एक बहुत ही हीनियस क्राइम है, एक बहुत ग्रेव नेचर का क्राइम है, लेकिन वही ऑफेंस जब कुछ स्पेसिफिक सिनेरियो में किया जाए या ऐसे लोगों से किया जाए जिनको जो कि पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक सर्विस, अगर एक पुलिस ऑफिसर जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनकी ड्यूटी है लोगों की हेल्प करना, क्राइम को होने से रोकना, लोगों को जस्टिस के मैकेनिज्म में लेके आना, ये सारी उनकी ड्यूटी है। अब अगर द ऑफेंस ऑफ रेप हैज बीन कमिटेड बाय अ पुलिस ऑफिसर से, पुलिस ऑफिसर ने ही किया है, तो ये सारे एग्रीवेटेड ऑफेंस की कैटेगरी में आएंगे। एग्रीवेटेड मतलब हीनियस से भी ज्यादा सीवियर नेचर के हैं। रेप तो अपने आप में ही हीनियस है बहुत, लेकिन उसमें भी जब सीवियरिटी बहुत ज्यादा हो, उसे हम स्पेसिफिक सिनेरियोज जो दे रखे हैं 64 के क्लॉज 2 के अंदर, जब हम आगे देखेंगे उसे हम कह रहे हैं एग्रीवेटेड ऑफेंस। तो देखिए क्या कह रहा है ये कि भाई सेक्शन 64 क्या करता है? पनिशमेंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये तो हमने लिखा कि हाँ ये पनिशमेंट फॉर रेप, इसकी पनिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। अब क्या इसके स्कोप में देखिए, डिफरेंशिएट्स बिटवीन जनरल इंस्टेंसेस ऑफ रेप एंड एग्रीवेटेड इंस्टेंसेस ऑफ रेप। जैसा मैंने बताया क्लॉज 1 जो है ये जनरल बात कर रहा है, जनरल जो हमने अभी रेप का ऑफेंस देखा इसके लिए पनिशमेंट क्या दी जाएगी, एंड क्लॉज 2 एग्रीवेटेड ऑफेंसेस की बात करता है कि उस केस में क्या पेनाल्टी इंपोज की जाएगी। देखिए अब क्लॉज 1 जो की बात करता है जनरल पनिशमेंट की, तो जनरल पनिशमेंट क्या है? 10 years ऑफ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, ये मिनिमम हो गई। जैसा मिनिमम सेंटेंस क्या है कि 10 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट से लेके मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। प्लस फाइन, मैंडेटरी फाइन है, प्लस फाइन मतलब रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक प्लस फाइन, ये चीज हो सकती है। यही लिखा हुआ देखिए क्लॉज 1 में, हूएवर, कोई भी, एक्सेप्ट इन द केसेस प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2, जो हम आगे पढ़ेंगे सबसेक्शन 2 के अंदर, यानी एग्रीवेटेड ऑफेंसेस के अंदर, कैटेगरी के अंदर जो हम देखेंगे, इसको छोड़ के बाकी कोई भी, हूएवर, बाकी कोई भी, हु कमिट्स रेप, जो कि अगर रेप ऑफेंस कमिट करता है, शैल बी पनिश्ड विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, देखा हमने रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life। मतलब रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 10 साल तक की ये मिनिमम है, और लिखा क्या है, which may extend up to life imprisonment। सो 10 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है, एंड shall also be liable to fine, प्लस फाइन, एंड है, एंड नॉट और, मतलब मिनिमम क्या है 10 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, मैक्सिमम, अच्छा ये मिनिमम मैक्सिमम कैसे डिसाइड किया जाएगा? अगेन जब भी एक्सटेंट दिया होता है कि यहां से लेके यहां के बीच की कोई भी पनिशमेंट इंपोज की जा सकती है ऑफेंडर पे, वैसे केसेस में ऑफेंस की ग्रेविटी को कंसीडर करता है कोर्ट कि कितना ग्रेवर नेचर का ऑफेंस है। रेप बीइंग अ वेरी हीनियस क्राइम, वो इन कंडीशंस में क्या किया गया है एग्जैक्टली, इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए एंड बहुत एविडेंसेस के बेसिस पे, सारे फैक्ट्स ऑफ द केस देन एविडेंसेस या ये सारे जब प्रेजेंट किए जाएंगे, उस बेसिस पे मिनिमम या मैक्सिमम के बीच का जो एक्सटेंट है, कौन सी पनिशमेंट इंपोज की जानी चाहिए, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। तो मिनिमम हमने देखा 10 साल का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट एंड मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, मतलब जो भी ऑफेंस रहेगा उसके साथ फाइन रहेगा। नाउ ये हो गया क्लॉज 1 की बात करता है, जो कि जनरल सीन है, जनरल केसेस की बात कर रहा है, ठीक है। जनरली रेप की क्या पनिशमेंट होगी। अब आते हैं क्लॉज 2 पे, जो कि बात करता है एग्रीवेटेड ऑफेंसेस की। अब एग्रीवेटेड सिचुएशन क्या है, ठीक है, सर्टेन सर्कमस्टेंसेस मेक द क्राइम मोर हीनियस। जैसे मैंने कहा कि कुछ स्पेसिफिक सिनेरियो में जो कि दे रखे हैं, ये सारे सिनेरियोज जो हैं, क्या कह रहा है, हूएवर, ठीक है, कोई भी, जब इन सब केसेस में, ये जितने केसेस हैं इनके अंदर कोई भी ऑफेंस कमिट करता है, तो इसे हम एग्रीवेटेड ऑफेंस कह रहे हैं, ठीक है। ये और भी हीनियस नेचर के होते हैं। यहां पे क्या क्या है, पेनाल्टी क्या है, मिनिमम सेंटेंस इंक्रीजेस टू नॉट लेस देन 10 years बट ऑफन एक्सटेंड्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। अब पहले इसमें क्या क्या फॉल करेगा, देखिए कौन कौन से फॉल करेगा इसके अंदर, और एग्रीवेटेड कब कहेंगे, कैटेगरीज क्या क्या है। देखिए सबसे पहले ये क्या देखा, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर कमिट्स रेप, अगर जिसने ऑफेंस कमिट किया वो खुद एक पुलिस ऑफिसर है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कोई लेडी है
वो अपनी कंप्लेंट लेके गई पुलिस ऑफिसर के पास, एंड द पुलिस ऑफिसर इन द पुलिस स्टेशन इटसेल्फ committed a rape on the lady, then that would come under the category of aggravated offense. ठीक है. Second, within the limits of the police station to which such police officer is appointed, in the premise of any police station, on a woman in such police officer's custody or in the custody of a police officer subordinate to such police officer. अब या तो पुलिस स्टेशन की प्रीमाइसेस के अंदर या उसके जो अथॉरिटी है, जुरिस्डिक्शन वाले एरिया है उसके अंदर, या कस्टडी में जिसके ऊपर कस्टडी है उसके ऊपर कोई भी, मतलब पुलिस ऑफिसर ने अगर कोई कमिट किया है, then being a public servant commits rape on a woman in such public servant's custody or in the custody of a public servant subordinate to, कोई या तो पुलिस ऑफिसर पहली कैटेगरी कह रहा है, दूसरा कोई पब्लिक सर्वेंट जो कि किसी उसके कस्टडी में अगर कोई लेडी है, जैसे और कौन से पब्लिक सर्वेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल मजिस्ट्रेट या कोई भी और पब्लिक सर्वेंट जिनकी कस्टडी में एक लेडी है, जैसे कह रहा है रेप ऑन अ वुमन इन सच पब्लिक सर्वेंट्स कस्टडी या उनके सबऑर्डिनेट. अब मैजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट, मान लीजिए कोई सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, ठीक है, उनके जो सबऑर्डिनेट है उनके या तो अपने कस्टडी में कोई लेडी है उस पर रेप कमिट करना, या अपने सबऑर्डिनेट कोई ऑफिसर है उनकी कस्टडी में कोई वुमन हो उसके ऊपर रेप कमिट करना. बी सी कैटेगरी क्या कह रहा है, मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स डिप्लॉयड इन एन एरिया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कोई आर्म्ड फोर्स का मेंबर. डी क्या कह रहा है, बीइंग ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द स्टाफ फॉर जेल, अगर जेल स्टाफ में से कोई, या रिमांड होम या अदर प्लेस ऑफ कस्टडी एस्टैब्लिश्ड बाय अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स ऑफ अ वुमेन्स और चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन, या तो जहां कोई ऐसी जगह पे उसके मैनेजमेंट का कोई मेंबर जो कि जेल का स्टाफ हो या रिमांड होम का या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां विमेन या बच्चों को रखा जाता है. बीइंग ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल, being a relative, guardian or teacher or position of trust. ये सारे लोग हो गए कि पहले कौन कौन से लोग, इसमें कौन कौन से कैटेगरी के लोग. अभी तक हमने ए बी सी डी ई एफ तक में, मतलब 6 कैटेगरीज जो हैं इसके अंदर हमने वो लोगों को, इसमें क्या बताया है, ई एफ तक की कैटेगरी में, ए बी सी डी ई एफ जो है कैटेगरी में ऐसे लोगों को बताया गया है जो कि एग्रीवेटेड ऑफेंस के, अगर ये ऑफेंस करते हैं तो ये एग्रीवेटेड रेप के अंदर, एग्रीवेटेड ऑफेंस के अंदर काउंट होगा. जैसे कौन कौन से लोग हैं, पुलिस ऑफिसर, कोई और पब्लिक सर्वेंट, या आर्म्ड फोर्स के मेंबर्स, या हॉस्पिटल स्टाफ, या जेल स्टाफ, या कोई और रिलेटिव, गार्डियन या टीचर, या कोई भी पर्सन जो कि पोजीशन ऑफ ट्रस्ट में हो. ठीक है, ये 6. अब इसके बाद कुछ और सिचुएशंस दे रखी हैं. अब ये क्या है, कोई ऐसा इंसान जो कि कमिट्स रेप ड्यूरिंग कम्युनल और सेक्रेटेरियन वायलेंस. कम्युनल वायलेंस में अगर रेप होता है, जैसे कि इफ यू ऑल कैन रिमेम्बर नॉर्थ ईस्ट में जो अभी बहुत ज्यादा नागालैंड का पूरा ट्राइबल पूरा वायलेंस चल रहा था, वहां पे देयर वाज दिस एक इंसिडेंट जो कि बहुत ही पिटीफुल है. एक वहां पे इंसिडेंट सामने आया था जो बहुत ही ज्यादा मीडिया में छाया हुआ था. वो हम सबको उसके बारे में पता है कि देयर वाज दिस वुमन हु वाज नॉट जस्ट असॉल्टेड बट स्ट्रिप करके एंड गले में चप्पल की माला और समथिंग डाल के उसे ऐसे परेड कराई गई थी. सो कुछ उस तरीके का कम्युनल वायलेंस के अंदर अगर रेप कमिट किया जा रहा है, या फिर कमिट्स रेप और नोइंग हर टू बी प्रेग्नेंट, या एक ऐसी लेडी पे कमिट किया जा रहा है रेप जो कि प्रेग्नेंट है एंड उसके बारे में पता है, मतलब द पर्सन कमिटिंग द रेप knows that the lady, that the woman is pregnant. या नेक्स्ट कमिट्स रेप ऑन अ वुमन इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, या किसी ऐसी लेडी, किसी ऐसी वुमन पे रेप कमिट करना जो कि कंसेंट नहीं दे सकती, इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट. अब कौन से इसमें विमेन आ सकती हैं, या तो वो अनसाउंड हो सकती है, या वो इंटॉक्सिकेटेड, जैसे अगर वो नशे में है तो शी इज नॉट इन अ पोजीशन कि वो अपनी मर्जी से कंसेंट दे सके, या वो बेहोश है. ऐसे किसी सिनेरियो में जब जो वुमन है शी इज नॉट इन अ पोजीशन टू गिव कंसेंट. ठीक है, देन बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ कंट्रोल और डोमिनेंस ओवर अ वुमन, एक पोजीशन ऑफ पावर में हो आप जहां पे डोमिनेंस है लेडी के ऊपर, अगर उस पर कमिट किया जाए रेप, then commits rape on a woman suffering from mental or physical disability, then committing rape causes grievous bodily harm or maims or disfigures or endangers the life of a woman.
ऐसा रेप कमिट करना जब उस विमेन की या तो ग्रीवियस बॉडी हार्म हो जाए, हमने ग्रीवियस वर्ड पढ़ा है, ग्रीवियस बॉडीली हार्म, बहुत ज्यादा बॉडीली इंजरी हो, या मीन्स और डिसफिगर्स और एंडेंजर्स द लाइफ, या तो डिसफिगरमेंट हो गई परमानेंटली, जैसे मान लीजिए अगर वाइल्ड कमिटिंग रेप, जैसे बहुत कई बार हम देखते हैं न्यूज में अक्सर ये इस तरीके की चीजें आती रहती हैं कि भाई वाइल्ड कमिटिंग रेप बहुत ब्रूटैलिटी की गई है, जैसे ऑर्गन्स को डिसफिगर करने की कोशिश की गई है, या आंखों पे अटैक किया गया, या नाक तोड़ दिए गए, या कई बार कुछ कुछ भी ऐसा जिससे परमानेंट उसका डिसफिगरमेंट कर दिया जाए, या चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश की गई, कुछ भी ऐसा। एंड देन द लास्ट कमिट्स रेप रिपीटेडली ऑन द सेम वुमन, एक ही लेडी पे कॉन्स्टेंटली कई बार रिपीटेडली ऑफेंस किया जाता है। तो ये सारी कैटेगरी जो है, ये जो 13 कैटेगरीज दे रखी है, 8 से लेके M तक जितनी 13 कैटेगरी है, इन सबको हम क्या कह रहे हैं, एग्रीवेटेड ऑफेंस की कैटेगरी में आ रही है, जिसमें शुरू के 6 जो हमने देखा, ये 6 क्या है, ये 6 लोगों के बारे में बता रहे हैं। शुरू में A to F क्लॉज जो है वो ऐसे लोगों के बारे में बता रहे हैं जो कि अथॉरिटी में है, जो कि जिनके ऊपर किस मतलब जिनके अंडर कोई लेडी है, जो कोई वुमन है और उसके ऊपर वो रेप कमिट कर रहे हैं, जो कि इस पोजीशन पे है, वो पोजीशन पे हो, किसी सर्टेन पोजीशन, पर्टिकुलर पोजीशन पे होते हुए वो रेप कमिट कर रहे हैं। और क्लॉज G to M ये जो है, ये कुछ सिनेरियो के बारे में बता रहा है, जैसे द लेडी इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, या द लेडी इज प्रेग्नेंट, या द लेडी क्या है, द लेडी जिसके ऊपर रेप कमिट किया जाता है वो किसी कम्युनल वायलेंस के अंदर किया जाता है, या उसे परमानेंट डिसफिगरमेंट कर दी जाती है उसे। तो शुरू के 6 क्लॉजेस हमें लोगों के बारे में बता रहे हैं कि कब कहेंगे अग्रीवेटेड ऑफेंस हुआ है। बाद के साथ जो केसेस क्लॉजेस हैं, सब क्लॉज हैं, ये हमें बता रहे हैं कुछ स्पेसिफिक सिनेरियो के बारे में, जब कहेंगे कि रेप हुआ है, एग्रीवेटेड सिनेरियो में रेप किया गया है। तो टोटल 13 क्लॉजेस हैं जो हमें बताते हैं कि रेप को कब हम एग्रीवेटेड ऑफेंस की कैटेगरी में रखेंगे। अगर A to F के अंदर आने वाले लोग जो है वो कमिट कर रहे हो, या इन स्पेसिफिक केसेस में कर रहे हो जो G से M के अंडर दी हुई है, तब हम कहेंगे कि एग्रीवेटेड रेप हुआ है। इस केस में क्या है, शैल बी पनिश्ड, पनिशमेंट क्या है, ये तो हमें दे दिया गया कि एग्रीवेटेड ऑफेंस कब मानेंगे, रेप करना अलग चीज है, एग्रीवेटेड ऑफेंस कब मानेंगे, जब अगर कोई, जैसे इनके हिसाब से क्या है, अगर कोई आर्म्ड फोर्स का मेंबर अगर करता है, या किसी प्रेग्नेंट लेडी पे अगर रेप कमिट किया जाता है, या अगर कोई लेडी है हु इज इनकेपेबल, जैसे मान लीजिए देयर इज दिस वुमन हु इज नॉट सेन, ठीक है, मेंटली साउंड नहीं है वो, एंड शी गोज टू अ पुलिस स्टेशन, बहुत सेन नहीं है, मतलब पूरी तरीके से पागल भी नहीं है बट नॉट प्रॉपरली सेन ऑल्सो। तो शी गोज टू अ पुलिस स्टेशन कुछ रिपोर्ट लिखवाने के लिए, एंड द पुलिसमैन देयर, द पर्सन इन चार्ज, द पुलिसमैन इन चार्ज देयर, ही कमिट्स रेप ऑन द वुमन, ठीक है। देन क्योंकि वो लेडी इंसेन थी, एंड जो पुलिस ऑफिसर थे, द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, इसलिए वो जो ऑफेंस है वो अग्रेवेटेड ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल करेगा, ठीक है। अब इसके लिए पनिशमेंट क्या है, पनिश्ड विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 years, पहले तो 10 साल तक की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो गई, बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पर्सन्स नेचुरल लाइफ एंड फाइन, ठीक है। यहां भी क्या, यहां देखिए एक चीज क्लियर की गई है, पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट वही है, पनिशमेंट हम देख रहे हैं कि उसमें भी दिया था 10 साल तक की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है प्लस फाइन, ठीक है। पनिशमेंट यहाँ पे भी वही दी गई है, 10 साल तक की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, प्लस फाइन वही लिखा है, पनिश विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 10 years, 10 साल तक की, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life। ये चीज क्लॉज 1 में मिसिंग थी, इफ वी सी दिस, सी which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine, मतलब क्लॉज बी में क्योंकि ये एग्रीवेटेड नेचर का ऑफेंस है, ये बात क्लियर की गई, यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है
इसमें कम्यूटेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब पूरी लाइफ, जितनी रिमेनिंग लाइफ है उसके लिए इम्प्रिजनमेंट है। क्योंकि ये क्लॉज 1 में मिसिंग है, तो मतलब क्या, इसका मतलब ये कि कम्यूट करके उसे हम 20 ईयर्स तक के लिए उसे काउंट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लॉज 2 जो है वो स्पेसिफाई कर रहा है कि रिमेनिंग लाइफ के लिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब रिमेनिंग लाइफ के लिए है, इसमें कम करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब इसे किस किस कैटेगरी में देखिए बांटा गया। अथॉरिटी फिगर, जैसे हमने देखा ए टू एफ की बात जब हम करते हैं, जैसे पुलिस ऑफिसर है या कोई और पब्लिक सर्वेंट है या स्टाफ ऑफ जेल है या स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल है, अथॉरिटी फिगर हो गए, ठीक है। वल्नरेबल विक्टिम्स, जैसे हमने देखा कि भाई द लेडी इज नॉट केपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, या द लेडी इज प्रेग्नेंट, या वो जो लेडी है वो कम्युनल वायलेंस का शिकार हो गई, इस तरीके से कुछ चीजें। फिर एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस, जैसे मैंने कहा अभी, देखिए अब इसको अलग अलग कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में जैसे हमने बांटा, इसे 3 कैटेगरी में, ठीक है। A to M जो क्लॉजेज हैं, 2 के जो A to M क्लॉजेज है, इसे 3 कैटेगरी में बांट दिया गया, पहला, दूसरा, तीसरा। अब एक एक करके जो हमने अभी समझा इसे फिर से कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। पहला क्या हो गया, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट, ठीक है। पब्लिक ऑफिशियल, पुलिस ऑफिसर, क्लॉज ए में कह रहा है पुलिस ऑफिसर, डी में कह रहा है पब्लिक सर्वेंट और मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, सी ए कह रहा है मेंबर ऑफ आर्म फोर्स। इंस्टीट्यूशनल स्टाफ, देखिए सारे अथॉरिटी और ट्रस्ट की बात की गई। इंस्टीट्यूशनल स्टाफ, स्टाफ मेंबर ऑफ जेल, डी जेल, रिमांड होम और अदर प्लेसेस ऑफ कस्टडी, कोई भी जहां पे रखा जाता है विलेन को। मेडिकल पर्सनल, स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल या पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, जैसे उसमें लिखा हुआ है एफ के अंदर कि भाई टीचर हो, गार्डियन हो या कोई भी और जो कि पोजीशन ऑफ ट्रस्ट में हो, ये एफ, ये हो गया, ठीक है। कस्टोडियल है, टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ पोजीशन ऑफ डोमिनेंस और कंट्रोल ओवर द वुमेन, ठीक है। अब आ जाते हैं विक्टिम वल्नरेबिलिटी के अंदर, हम एफ तक का ये हो गया। अब आते हैं वल्नरेबिलिटी की। सबसे पहले कौन, प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, डिसेबल्ड वुमेन हो गई। डिसेबल्ड में क्या है भाई, इसमें दिया फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी, या इनकैपेसिटेटेड। इनकैपेसिटेटेड क्या है भाई, जो इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, या द पावर गैप, एनी सिचुएशन वेयर द परपेट्रेटर होल्ड्स डोमिनेंस ओवर द वुमेन, और अग्रेवेटेड सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। अब इसमें क्या है, कम्युनल वायलेंस, जैसे हमने देखा, जैसे मैंने नागालैंड वाला एग्जांपल दिया। देन ग्रीवियस हार्म, अगर फिजिकल, बहुत ग्रीवियस फिजिकल इंजरी की गई है या डिसफिगरमेंट किया गया है या मेल करने की कोशिश की गई है वाइल कमिटिंग रेप, जैसे देखिए दिया हुआ है पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट या एंडेंजरिंग लाइफ, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाएगी। या फिर रेसिडिज्म, मतलब कमिटिंग द ऑफेंस रिपीटेडली ऑन द सेम वुमन, ये सारे एग्रीवेटेड सर्कमस्टेंसेस, मतलब A to M जो कैटेगरीज हैं, इसके अंडर जो ऑफेंस कमिट हो रहा है इसे हम एग्रीवेटेड ऑफेंसेस कह रहे हैं। इसे इस कैटेगरी वाइज याद करें तो भी ठीक, नहीं अगर करें तो भी इट्स फाइन। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि कुछ सर्टेन क्राइटेरिया दे रखा है इसमें, क्या है, 13 सिनेरियो दे रखे हैं, 13 सर्कमस्टेंसेस दे रखे हैं, जब हम ऑफेंस जब कमिट होगा उसे हम अग्रीवेटेड ऑफेंस के कैटेगरी में डाल रहे हैं, ठीक है। जिसमें कुछ तो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी की बात की गई है, कुछ वल्नरेबिलिटी की बात की गई है, और इसकी पनिशमेंट जो है ये भी वैसी ही है जैसे जनरल रेप के लिए है, लेकिन डिफरेंस कहां है, वहां पे ये कहीं स्पेसिफाइड नहीं, वहां पे दिया हुआ सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाइड है कि भाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमेनिंग लाइफ, उसको कम करने का कोई यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है, हालांकि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट बट लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस फॉर कॉमन अंडरस्टैंडिंग। आर्म्ड फोर्सेस में क्या आ गया, नेवल, आर्मी, एयर फोर्सेस, इस किसी के भी मेंबर हो गए। हॉस्पिटल दे रखा है, फिर पुलिस स्टेशन दे रखा है, या विमेन और चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन जहां पे उनको रखा जाता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे संस्थान होते हैं औरतों के लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, तो ऐसे कोई भी
अगर ऑर्गेनाइजेशन है इन्हें हम इसके अंडर कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया सेक्शन 64। अब आता है 65, पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस। अब ये सर्टेन केसेस क्या है? whoever, कोई भी commits rape on a woman under 16 years of age, देखिए स्पेसिफाई किया गया है 16 years, 16 years of age अगर फॉल करती है कोई लेडी, उसके ऊपर अगर रेप कमिट होता है, उस केस के बारे में ये बात कर रहा है। 16 years of age shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and shall also be liable to fine। अब जैसे कि if you all remember 375 में हमें पता था, 375 आईपीसी में रेप दिया हुआ था, 375 में था। इसके बाद एक एक करके इसमें बहुत सारे इसके बहुत सारे जोड़े गए थे इसमें से 375 ए, 375 बी, डी, डी ए बी, डी बी डी, इस तरीके से करके बहुत कुछ जोड़ा गया था इसमें। तो इसको वैसे ही कुछ सेक्शंस को डी ए और डी बी जो बाद में जोड़ा गया था उसे मर्ज करके यहाँ 65 के अंदर लाया गया है। ये क्या है, ये एक स्पेसिफिक सिनेरियो, एक्चुअली दो सेक्शंस को क्योंकि मर्ज कर रहे हैं, डी ए और डी बी। तो ये पहला जो क्लॉज है इसका बात करता है 16 साल से कम की लेडी पे अगर रेप कमिट किया जाए, एंड क्लॉज 2 देखिए बात करता है 12 इयर्स से बेलो अगर किसी वुमन पे कमिट किया जाता है रेप तब। तो क्या क्या है अभी देखिए, सेक्शन 64 कवर्स जनरल एंड एग्रीवेटेड रेफरेंस, ये तो हमने देख रेप, ये तो हमने देख लिया। 65 क्या है? इट इज स्पेसिफिकली कार्व्ड आउट टू एड्रेस क्राइम्स वेयर द सर्वाइवर इज अ माइनर। ठीक है, माइनर क्या है इसमें, इसको दो में बांट दिया। क्लॉज 1 बात करता है इसमें बिलो 16 की, और 2 बात करता है बिलो 12 की। देखिए टीयर 1 टीयर 2 दो अलग अलग कैटेगरी, सर्वाइवर्स अंडर 16 इयर्स ऑफ एज एंड सर्वाइवर्स अंडर 12 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, दो अलग अलग कैटेगरी में दो क्लॉजेस को डिवाइड कर दिया गया। अब है क्या, पहला क्लॉज 1 यानी सर्वाइवर अंडर 16 इयर्स ऑफ एज। पनिशमेंट क्या है यहाँ पे, 20 इयर्स ऑफ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। मतलब अगर ऑफेंस ऑफ रेप किसी ऐसे वुमेन पे कमिट हो रहा है हु इज बिलो 16 इयर्स ऑफ एज, ठीक है, 16 साल से कम की एक लड़की पे अगर कमिट हो रहा है रेप, तो पनिशमेंट क्या है, मिनिमम 20 इयर्स ऑफ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ which signifies the remainder of the convict's natural life। मतलब रिमेनिंग लाइफ पूरी, यहां भी स्पेसिफाइड है, सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं, मतलब लिखा लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्लियरली क्या लिखा हुआ है, रिमेनिंग ऑफ द लाइफ, जितना लाइफ बची, जितनी लाइफ बची है वो पूरा, विच क्लियरली मीन्स कि यहां पे उसको कम करने का कोई स्कोप नहीं दे रखा है। एंड फाइन, इसके साथ ही फाइन भी आएगा। अब देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, प्रोवाइडेड such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim। भाई उसके ऑफेंस जो कमिट हुआ तो उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए प्लस उसके रिहैबिलिटेशन, मतलब उसकी लाइफ को रिस्टोर करने के लिए। रिहैबिलिटेशन में क्या है, उसके कहीं पे नौकरी लेनी है या कहीं पे सेटल होना है, तो उसकी लाइफ को वापस चलाने के लिए, शुरुआत करने के लिए, उसको वापस रिहैबिलिटेट कराने के लिए जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे फाइन में, वो सारी चीजें इंक्लूड करी जाएंगी, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस प्लस उसके रिहैबिलिटेशन का जो कॉस्ट आएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी फाइन इम्पोज अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम। कोर्ट जो भी फाइन यहां इम्पोज करेगा कन्विक्ट पे, ऑफेंडर जो भी है, कन्विक्टेड जो भी है, उस पे जो भी फाइन इंपोज करेगा, पहले तो दो चीजों को देखते हुए कि उसके मेडिकल एक्सपेंसेस निकलना है प्लस उसका रिहैबिलिटेशन कॉस्ट जो है वो भी इसमें निकल आए। अब ये जो फाइन है ये डायरेक्टली विक्टिम को पेमेंट पे किया जाएगा ताकि वो अपनी लाइफ को वापस से शुरुआत कर सके अपनी ट्रीटमेंट करा के, इसलिए ये फाइन का अमाउंट जो है वो विक्टिम को दिया जाएगा। इसके बाद क्लॉज 2, क्लॉज 2 बात क्या करता है, अंडर 12 इयर्स अगर रेप हैज बीन कमिटेड किसी एक लड़की पे हु इज बिलो 12 इयर्स ऑफ एज, ठीक है, तब क्या है यहाँ पे पनिशमेंट देखिए, यहाँ पे पनिशमेंट क्या ले रखी है, बाकी चीजें तो सेम है, ठीक है। पनिशमेंट क्या है, रीग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर एटलीस्ट 20 इयर्स, ये क्या हो गया मिनिमम, ठीक है।
मतलब कम से कम 20 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, जैसे उसमें था क्लॉज 1 में था, ये तो था ही 20 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। या मैक्सिमम क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर रिमेनिंग लाइफ, ये हो गया मैक्सिमम। मतलब 10-20 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी दिया जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ पे डेथ पेनाल्टी का भी प्रोविजन दिया गया। द कोर्ट हैज द डिस्क्रिशन टू अवॉर्ड कैपिटल पनिशमेंट इन दिस केसेस। ऑफेंस की सिवियरिटी को देखते हुए यहाँ पे प्रोविजन डेथ पेनल्टी का भी रखा गया है। वेदर if the offense has been committed on a girl who is below 12 years of age, the court has the discretion along with rigorous imprisonment of 20 years to life imprisonment of the remaining life. That's a different thing. उसके साथ court has the discretion to even award death penalty if it finds suitable. देखिए क्या कह रहा है, with which shall mean imprisonment for the which rigorous imprisonment for a term not less than 20 years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of the person's natural life, and with fine or with death. इसके साथ फाइन भी रहेगा, इन दोनों के साथ फाइन भी रहेगा या डेथ, ये भी पेनाल्टी देने का कोर्ट के पास राइट है। ठीक है, अब देखिए क्या है, सबसे पहले जैसे इसमें भी सेम चीज वहां पे दे रखी है कि भाई फाइन जो है जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए टू मीट मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहैबिलिटेशन कॉस्ट, एंड द फाइन इम्पोज शैल डायरेक्टली बी पेड टू द विक्टिम। ये क्या बता रहा है, ये बताना ये चाहता है कि भाई कैसे विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच रखा गया है, कि भाई हम पूरा का पूरा ध्यान, हमारा ध्यान सिर्फ पनिशमेंट पे नहीं है, हमारा ध्यान विक्टिम को रिहैबिलिटेट करने पे, कि वो अपनी लाइफ को कैसे वापस रिस्टोर कर सके, रीस्टार्ट करेगी। So victim-centric financial provisions, unlike general fines that go to the state, generally fine का क्या होता है, फाइन कोर्ट में जमा वो स्टेट के पास चला गया। यहाँ पे क्या है, फाइन अंडर दिस सेक्शन स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड फॉर द सर्वाइवर। जो विक्टिम है हम पूरा का पूरा फाइन अमाउंट उसे देंगे। क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है, ताकि वो अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर सके। दे क्या रखा है, फाइन मस्ट बी जस्ट एंड रीजनेबल, और क्या क्या होना चाहिए, इट शुड कवर मेडिकल एक्सपेंसेस and rehabilitation cost of the survivor. ठीक है, and the law mandates the fine collected from the offender must be paid directly to the victim. पैसे फाइन के मिले स्टेट के पास नहीं जाएंगे। बाकी ऑफेंसेस में क्या होता है, फाइन अमाउंट स्टेट की हो जाती है, लेकिन यहाँ पे स्टेट का नहीं है, फाइन जो मिलेगा वो डायरेक्टली विक्टिम को दिया जाएगा, विक्टिम के लिए, वो उसके रिहैबिलिटेशन के लिए है। अब आते हैं सेक्शन 66 पे। सेक्शन 66 क्या कह रहा है कि पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। अब परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट क्या होता है, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट जो है वो एक ऐसा स्टेट है जब बॉडी को इतनी ग्रीवियस इंजरी हो चुकी है, इतनी ग्रेवर इंजरी हो चुकी है कि बॉडी इज नॉट इन पोजिशन टू इवन रिएक्ट, मतलब बॉडी सबकॉन्शियस हो गई है। कई बार जैसे ब्रेन डेड हो गए या इस तरीके की, या इफ यू ऑल रिमेम्बर दिस केस ऑफ अरुणा शॉनबॉग, या सुना है, पढ़ा है, पता है, जो भी अरुणा शॉनबॉग का केस, द रेप कमिट किया गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, प्लस उसके साथ इतनी ब्रुटैलिटी थी। ब्रुटैलिटी क्या थी, दैट चेन से गला दबाने की कोशिश की गई थी, चेन से, और वो इतना ज्यादा ब्रूटल तरीके से किया गया था, इतना ज्यादा, एंड देन इतना ज्यादा जब रेप कमिट किया गया उस समय द वुमन, द नर्स अरुणा शॉनबर्ग जिस पे रेप कमिट किया गया था, शी वाज मेंस्ट्रुएटिंग, सो उस दौरान उस पे किया गया था, एंड इतनी ज्यादा ब्रूटैलिटी थी, द चेन वाज यूज्ड, जो डॉग्स के लिए यूज होता है, टू चोक हर नेक, इतनी ज्यादा ब्रूटैलिटी की वजह से शी वाज ब्रेन डेड, वो परमानेंटली सबकॉन्शियस हो गई थी, शी वाज ब्रेन डेड, शी वाज नॉट इवन एबल टू मूव, उनकी बॉडी जरा भी मूव नहीं कर सकती थी। ऐसे एक स्टेज को जब ब्रुटैलिटी इतनी ज्यादा हो जाए, जब बॉडी रिएक्ट करना बंद कर दे, कोई रिस्पॉन्स ही ना मिले, उसे कहते हैं परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। सो सेक्शन 66 जो है वो एक ऐसी ही कंडीशन की बात करता है जब रेप की पनिशमेंट क्या किस चीज के लिए है, पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ, या तो रेप करके डेथ कॉज कर दी गई, या फिर और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम, या फिर परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई जो विक्टिम है वो, जैसे कि अरुणा शर्मा का केस था, इफ यू ऑल नो द केस, उसमें उसकी वजह से
her entire life, अपनी पूरी जिंदगी, when the rape was committed on her, she was basically a nurse. So इस केस में हुआ जाता कि she was a nurse in a hospital. तो जब उन पे रेप कमिट किया गया रात के टाइम पे, तो शी मस्ट बी सम अराउंड एज ऑफ 23-24 कुछ ऐसे। एंड उनकी पूरी जिंदगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया इतनी ज्यादा ब्रुटैलिटी थी कि उनकी पूरी जिंदगी उन्होंने परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में ही काटी। हॉस्पिटल बेड पे सिर्फ वो पड़ी रहती थी। शी वॉज नॉट इवन एबल टू मूव हर बॉडी, सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियस बिल्कुल पड़ी रहती थी, ब्रेन डेड हो गई थी। सो ये केस अरुणा शॉनबॉ का केस था, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट वाला। सो ये एक ऐसे सेक्शन 66 एक ऐसे ही ऑफेंस की बात करता है, पनिशमेंट की बात करता है जब रेप रिजल्टेड इन ईदर द डेथ ऑफ द विक्टिम या परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। ठीक है, तो अब क्या क्या है यहाँ पे देखिए, ग्रीवियस बॉडी हार्म टू द विक्टिम, a condition that causes the woman to be in persistent vegetative state। इतनी ज्यादा बॉडीली इंजरी हुई है कि persistent vegetative state पे चली गई है वुमेन, या फिर डेथ कॉज हो गई है। इंटेंशन क्या देखिए, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट को क्यों डाला गया है इसमें, डेथ है और साथ में परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट है, तो दोनों को क्यों डाला गया है, टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक हार्शर पनिशमेंट फॉर केसेस वेयर द विक्टिम सर्वाइव्स, बच तो गए, जान बच गई, बट लेकिन क्या है, क्या वो लाइफ वर्थ लिविंग है, नहीं, शी इज नॉट इवन एबल टू मूव, वो बोल नहीं सकती है, ब्रेन डेड हो चुकी है, बट इज लेफ्ट विथ परमानेंट लाइफ ऑल्टरिंग ट्रॉमा और ब्रेन डैमेज। देखिए, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट का एक्चुअली मतलब क्या होता है, इट्स अ कंडीशन, मेडिकली होता क्या है, इट्स अ कंडीशन वेयर द पेशेंट इज अवेक, ठीक है, आंखें खुली हैं, जिंदा है, मरा नहीं है इंसान, जिंदा है, बट शोज नो साइन ऑफ अवेयरनेस, लेकिन कुछ भी पता नहीं है, कुछ सुन नहीं सकता, रिएक्ट नहीं कर सकता, कुछ कह नहीं सकता, बॉडी मूव नहीं कर सकता, ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग, कुछ नहीं हो सकता, तो इस ऐसे एक स्टेट को मेडिकली परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं। और लॉ इसे क्या मानता है, लॉ रिकॉग्नाइजेस स्टेट इज अ फॉर्म ऑफ सिविल डेथ। एक तो डेथ हो गई जो इसमें कह रहा है, ठीक है, दो केसेस की बात कर रहा है, पहले तो डेथ ही कॉज हो गई, और दूसरा पीवीएस, डेथ कॉज हो गई जब तो विक्टिम मर ही गई, नहीं हुई तो भी लॉ इस स्टेट को सिविल डेथ मान के चल रहा है, विद द सर्वाइवर लूजेस ऑल अनॉटमी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है, दैट लाइफ इज नॉट इवन वर्थ लिविंग। पेनाल्टी क्या है इस सेक्शन की, पेनाल्टी इसमें क्या दे रखा है देखिए, whoever commits an offense punishable under subsection 1 or subsection 2 of section 64। 64 में क्या हमने देखा, पनिशमेंट दे रखी है, ठीक है, क्लॉज 1 और क्लॉज 2, मतलब पहले तो क्लॉज 1 में क्या है, जनरल रेप के लिए, क्लॉज 2 में क्या है, एग्रीवेटेड ऑफेंस के लिए, ठीक है, पनिशमेंट दे रखी है। तो 62 66 ये कह रहा है कि सेक्शन 64 के अंदर कि क्लॉज 1 या क्लॉज 2 के अंदर फॉल करने वाली कैटेगरी में कोई रेप कमिट किया जाता है, यानी जनरल रेप या अग्रेवेटेड, दोनों को कवर कर रहा है ये अग्रेवेटेड, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ सच कमीशन इन्फ्लिक्ट्स एन इंजरी व्हिच कॉजेज द डेथ ऑफ द वुमेन, और उस कमीशन के दौरान, रेप कमिट करने के दौरान ऐसी इंजरी इन्फ्लिक्ट की जाती है जिससे उसकी वुमन की डेथ हो गई, या तो किसी चीज से अटैक कर दिया गया, या गला दबा दिया गया, या कोई और ऐसी इंजरी हुई बहुत सीवियर तरीके की जिससे वुमन की जान चली गई, दैट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ द वुमन। या पहला ये हो गया डेथ, या दूसरा और causes the woman to be in a persistent vegetative state, persistent vegetative state में चली जाए, वहां पे क्या है, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, ठीक है, rigorous imprisonment up to 20 years, but which may extend to imprisonment for life, लेकिन life imprisonment तक हो सकता है, which shall mean imprisonment for the remaining of the person's natural life or with death। मतलब क्या है कि मिनिमम क्या दे रखा है कि 20 साल तक की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, मैक्सिमम क्या है 10-20 साल तक की, मिनिमम 20 साल तक की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, लाइफ इम्प्रिजनमेंट विच मींस इम्प्रिजनमेंट अप टू पर्सन नेचुरल लाइफ, यहां भी कम करने का कोई स्कोप नहीं है,
पूरी लाइफ जितना या फिर डेथ, डेथ का भी रखा गया है। देखिए 20 ईयर्स ऑफ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, ये मिनिमम मैक्सिमम, या और विथ डेथ कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनाल्टी भी रखी गई है। सेक्शन 67, अब देखिए यहां तक हमने देखा सेक्शन 66 तक 63, सेक्शन 63 में 63 से लेके 66 तक हमने अभी जो देखा वो क्या था, ऑफेंस ऑफ रेप की बात कर रहा था, ठीक है। 63 में रेप दे रखा है कि कैसे कैसे उसमें एक्ट्स दिए हैं, प्लस 7 सब कंडीशंस दे रखे हैं, रेप कब कहेंगे कमिट किया गया है। 64 में दे रखा है कि भाई जनरल रेप जो 63 में पड़ा उसकी पनिशमेंट क्या है, या 64 में बता 64 के क्लॉज 2 में बता रखा है कि एग्रीवेटेड कब कहेंगे एंड उसकी पनिशमेंट क्या है, ये दे रखा है। 65 में आईपीसी के दो सेक्शंस को मर्ज करके एक साथ दिया हुआ है, जिसमें बताया है कि 12 इयर्स से बिलो अगर एक लड़की के साथ रेप कमिट होता है तो पनिशमेंट क्या है, 16 इयर्स से बिलो है, और दूसरे क्लॉज में 12 इयर्स से बिलो है। एंड 66 में लास्ट दे रखा है कि अगर रेप resulted in the death of the victim or the victim being in PVS यानी persistent vegetative state, तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी। इन 4 सेक्शंस में हमने अब तक ऑफेंस ऑफ रेप की बात की, ठीक है। इसके बाद के कुछ सेक्शंस जो हैं वो ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें हम देखेंगे कि टर्म रेप हैज नॉट बीन यूज्ड, अगर रेप टर्म नहीं यूज किया गया है। देखिए पूरे सेक्शन में देख सकते हैं, 67 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन, आगे भी सेक्सुअल इंटरकोर्स टर्म यूज किया गया है। सो वी कैन सी दैट व्हेन द टर्म रेप हैज नॉट बीन यूज्ड बट सेक्सुअल इंटरकोर्स यूज हुआ है, क्लियरली मींस यहां पे लैक ऑफ कंसेंट नहीं है, क्योंकि लैक ऑफ कंसेंट अगर होगा, लैक ऑफ कंसेंट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, लैक ऑफ कंसेंट है जो हमने ऊपर देखा था, एब्सेंस ऑफ कंसेंट है, विल नहीं है, कंसेंट नहीं है, कुछ भी ऐसा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट वुड देन फॉल इनटू द ऑफेंस ऑफ रेप, इनटू द कैटेगरी ऑफ रेप। लेकिन इफ द टर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स हैज बीन यूज्ड, दिस क्लियरली मींस दैट देयर इज कंसेंट। अब अगर कंसेंट है तो ये ऑफेंस कैसे है, लेट्स जस्ट रीड द सेक्शन। पहला क्या कह रहा है 67, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेपरेशन। कौन सा सेपरेशन, ठीक है, ये क्या कह रहा है, whoever has sexual intercourse with his own wife who is living separately whether under a degree of separation, डिग्री ऑफ सेपरेशन का क्या मतलब है, जुडिशियल सेपरेशन, जो हम फैमिली लॉ में पढ़ते हैं जुडिशियल सेपरेशन, ठीक है, या तो कोर्ट ने उन्हें सेपरेट रहने के लिए कहा है और डिग्री हुई दी हुई है जुडिशियल सेपरेशन की, या फिर अदरवाइज without a consent shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 2 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। देखिए अब यहाँ पे इसके पहले समझने के पहले ये तो पनिशमेंट दे रखी है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, इन दिस सेक्शन sexual intercourse shall be in any of the acts mentioned in clauses A to D of section 63। Let us just go back, क्या लिखा है 63 का A to D, ये मतलब ये कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर सेक्शन 67 क्लियरली बता रहा है कि जो 4 मोड्स ऑफ रेप जो 63 की क्लॉज 1 में दे रखे हैं, उनमें से कोई भी एक्ट को हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कह रहे हैं, ठीक है। 67 क्या कह रहा है कि इफ द कपल इज लिविंग सेपरेटली, हस्बैंड एंड वाइफ इज लिविंग सेपरेटली, या तो खुद से या जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री है, अगर डिग्री के साथ वो अलग अलग रह रहे हैं एंड उस दौरान whoever have sexual intercourse with his own wife, अपनी वाइफ के साथ, there is this husband and wife who are just living separately, ठीक है, and the husband has done sexual intercourse with his own wife, ठीक है, who is living separately, या तो अलग रह रहे हैं या अंडर ए डिग्री ऑफ सेपरेशन, और सेपरेशन तो मतलब जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री के अंदर, विदाउट हर कंसेंट, लेकिन कंसेंट यहाँ पे नहीं है, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। अपनी ही वाइफ के साथ अगर जुडिशियल सेपरेशन किसी भी वजह से सेपरेशन में रह रहे हैं, या जुडिशियल सेपरेशन या फिर ऐसे ही सेपरेट रह रहे हैं, तो भी अगर द हस्बैंड
does something, any sexual activity without the consent of the lady, without the consent of the wife, that would amount to this offense under section 67. अब यहाँ पे रेप नहीं कहा गया है, इसे रेप की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, ये अलग ऑफेंस से बनाया गया है। स्ट्रेंज स्पाउस मतलब स्ट्रेंज क्या है, छोड़ दिया एक दूसरे को, अलग अलग रह रहे हैं, तो अगर साथ में विदाउट कंसेंट अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वहां पे इसे इस कैटेगरी में रखेंगे। The section addresses the specific offense of man having sexual intercourse with his own wife, अपनी वाइफ के अंदर। इफ यू ऑल रिमेंबर नाउ, हमने सेक्शन 63 जब पढ़ा था उसका एक सेक्शन 2 क्लियरली कहता है कि भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स विद वाइफ with one's own wife above the age of 18 years that would not amount to rape। क्लियरली ये चीज दे रखी है, क्योंकि अब वहां पे स्पेसिफाई कर दिया है कि अगर वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है नॉट बीइंग बिलो 18 years of age, तो दैट वुड नॉट अमाउंट टू रेप। इसीलिए इस सेक्शन को रेप के कैटेगरी में नहीं रखा गया है, बट अलग से ऑफेंस बनाया गया है कि इवन इफ देयर इज अ स्ट्रेंज्ड कपल, स्ट्रेंज स्पाउस, स्ट्रेंज्ड मतलब अलग अलग रह रहे हैं, अब एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, रिलेशन नहीं है एक दूसरे के साथ, अलग अलग रह रहे हैं, लिविंग सेपरेटली, उस केस में भी इफ द हस्बैंड विदाउट द कंसेंट ऑफ द वाइफ डज सम सेक्सुअल एक्टिविटी, तो वहां पे क्या है, इसको रेप में नहीं मानेंगे, लेकिन इस कैटेगरी में फॉल करेगा इस सेक्शन के अंदर। देखिए ये पहले क्या 376 बी में आईपीसी के दे रखा था। प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेपरेशन चेंजेस द लीगल डायनेमिक ऑफ मैरिटल कंसेंट, ठीक है, प्रोवाइडिंग द वाइफ विद स्पेसिफिक लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट नॉन कंसेंशुअल एक्ट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब देखिए जैसे इस सेक्शन के अट्रैक्ट होने के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, सबसे पहले तो मैरिटल रिलेशनशिप, ठीक है, लीगली मैरिड हो, लेकिन लेकिन क्या है, मैरिड तो है तभी हस्बैंड एंड वाइफ है, लेकिन स्टेट ऑफ सेपरेशन अलग अलग रह रहे हैं, स्ट्रेंज है, एक दूसरे के साथ नहीं है। अब ये अलग अलग चाहे तो खुद से रह रहे हैं या फिर डिग्री के अंदर रह रहे हैं, जुडिशियल सेपरेशन के अंदर रह रहे हैं या म्यूचुअल एग्रीमेंट से, ठीक है, या छोड़ दिया डिजर्शन, ऐसा कुछ है। देन तीसरा क्या है, लैक ऑफ कंसेंट है, यहाँ पे जो वाइफ है उसका कंसेंट नहीं है, द एक्ट ऑफ इंटरकोर्स मस्ट बी परफॉर्म्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमन, the intercourse has been performed without the consent of the woman, ये जब conditions fulfill होंगे तब that would fall under section 67। और यहाँ पनिशमेंट क्या दे रखी है, मिनिमम क्या है 2 साल तक का, ठीक है, और मैक्सिमम 7 साल तक की इंप्रिजनमेंट दे रखा है, शैल बी पनिश विद इंप्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, सी यहाँ पे क्लियरली दे रखा है कि ईदर डिस्क्रिप्शन, ईदर डिस्क्रिप्शन, ईदर डिस्क्रिप्शन मतलब सिंपल इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है, रीगस इंप्रिजनमेंट भी, तो ईदर डिस्क्रिप्शन 2 साल से लेके 7 साल तक की हो सकती है, प्लस इसके साथ ही और क्या दिया हुआ है, शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, इसके साथ ही फाइन भी रहेगा, ठीक है। सो द थिंग, द मेन थिंग जो इस चीज इस सेक्शन में याद करने का है वो ये कि इस सेक्शन को, हालांकि दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ जुडिशरी, लेकिन इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना जरूरी है, और वो ये है कि इसे रेप की कैटेगरी में क्यों रखा गया, क्योंकि सेक्शन 63 का एक्सेप्शन 2 लास्ट में जो है वो क्लियर करता है कि sexual intercourse between a husband and wife when the wife is above 18 years would not amount to the offense of rape, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई हस्बैंड एंड वाइफ है, वो लीगली मैरिड है, द वाइफ इज अबव 18, वो क्लियरली अंडरस्टूड है, अबव 18 है, लेकिन क्योंकि स्ट्रेंज्ड है, अलग अलग रह रहे हैं, छोड़ दिया है, जुडिशियल सेपरेशन है या मर्जी से रह रहे हैं, कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, मतलब दे आर नॉट लिविंग एज हस्बैंड एंड वाइफ, देयर इज नथिंग लेफ्ट, हस्बैंड एंड वाइफ की तरह नहीं रह रहे हैं वो, तो उस केस में अब उनके डायनेमिक्स क्योंकि चेंज हो चुके हैं, तो उस केस में इफ द हस्बैंड परफॉर्म्स सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द वाइफ, भले वाइफ शादी बट विदाउट अ कंसेंट, कंसेंट लेकिन नहीं है, तो ये रेप में नहीं होगा, लेकिन सेक्शन 67 के अंदर फॉल करेगा, जिसकी पनिशमेंट क्या है, ईदर डिस्क्रिप्शन का इम्प्रिजनमेंट मतलब सिंपल भी या रिग्रेस भी हो सकता है 2 साल से लेके 7 साल तक, और साथ में फाइन, ठीक है। नाउ सेक्शन 68, यहाँ पे भी सी दिया दे रखा है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी, यहाँ पे भी टर्म रेप नहीं यूज हुआ है बट सेक्सुअल इंटरकोर्स यूज हुआ है। सी की डिस्टिंक्शन, not classified as rape, Q, while the act involves non-consensual intercourse, it is categorized in a separate section rather than section 63, Q
क्योंकि the distinction exists because the law treats the breach of separation status indifferently than an assault by a stranger or authority figure. Section 68. 68 अब क्या कह रहा है? सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी. ठीक है, कोई पर्सन जो कि अथॉरिटी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है, वो कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो वो सेक्शन 68 के अंदर फॉल करेगा. ठीक है, अब ये क्या है? This section targets individuals who use their official or influential position to induce or coerce a woman into sexual intercourse. अब यहाँ पे क्या है कि भाई आप अपने पोजीशन का इस्तेमाल कर रहे हो किसी वुमन को सिड्यूस करने के लिए या इंड्यूस करने के लिए टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद यू. जैसे आप सबने बहुत सुना होगा ये कि फॉर एग्जाम्पल विदाउट बीइंग प्रेजुडिशियल, अच्छा चलिए लेट्स नॉट टेक द नेम, बट बहुत सारी जॉब्स में ऐसा होता है कि समटाइम्स प्रमोशन के लिए या जॉब देने के नाम पे द सीनियर और समटाइम्स सम अदर पर्सन lures the woman, induces the woman कि भाई if you sleep with me or something, मैं आपको प्रमोशन दे दूंगा, या I'll make you enter into this office, या आपको जॉब के ऑफर्स मिल जाएंगे, या मैं आपकी जॉब कंफर्म करा दूंगा, या कुछ भी इस तरीके के. ठीक है, तो ऐसा कुछ कह रहा है. इफ देयर इज दिस पर्सन, अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर है कि कोई सीनियर एम्प्लॉयर है, अगर वो किसी न्यू एंट्रेंट को ऐसा कुछ कहता है कि भाई इफ यू डू दिस फॉर मी देन आप देखो मैं आपकी कितनी तुरंत प्रमोशन आपको मिलता है, तो ऐसे कोई ऑफेंसेस, ये पर्सन ऑफ अथॉरिटी है, तो ऐसे पोजीशंस, ऐसे लोग जो हैं, ऐसे केसेस वो इस सेक्शन के अंडर फॉल करेंगे, जहां जो पोजीशन है, मतलब जो ऑफेंडर है वो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है और वो सिड्यूस करता है या इंड्यूस करता है अ वुमन टू एंटर इनटू सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिम. ठीक है, कैटेगरीज देखिए क्या क्या है. अब इसमें क्या दे रखा है? ए बी सी डी का क्या अलग कैटेगराइज किया है. हुएवर बीइंग पर्सन इन अथॉरिटी स्पेसिफाई कर दिया. अब अथॉरिटी में कौन कौन आएगा यहाँ पे क्लियर किया हुआ है 68 के अंदर. हमने 64 में जो देखा था अथॉरिटी वो अलग बात थी, 68 के अंदर हम इसमें क्या अथॉरिटी आएगी? हुएवर बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप. ठीक है, या तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में है, जैसे कह सकते हैं देखिए गार्डियन, टीचर या कोई प्रोफेशनल मेंटोर. ठीक है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में है, या पब्लिक सर्वेंट, या सी क्या है? सुपरिटेंडेंट और मैनेजर ऑफ अ जेल, रिमांड होम और अदर प्लेस ऑफ कस्टडी एस्टैब्लिश्ड बाय और इन द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और वुमेन्स चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन. सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल हो गया, या कोई और ऐसी जगह का जो देखता है उसे, कोई ऐसा सुपरिटेंडेंट जो कि किसी विमेन्स या चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन को का देखने वाला, उसका जो सुपरिटेंडेंट है वो, या हॉस्पिटल का स्टाफ या मैनेजमेंट में से कोई. ठीक है, तो बेसिकली 4 कैटेगरी में क्या क्या बता रहा है. पहला तो हो गया फिड्यूशियरी रिलेशन. फिड्यूशियरी रिलेशंस क्या होता है? हमने डिस्कस किया था. फिड्यूशियरी रिलेशनशिप्स ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो बेस्ड ऑन ट्रस्ट होते हैं. जैसे हमने एग्जांपल में देखा गार्डियन, टीचर, ये सारे भाई भरोसे की बात है, रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन ट्रस्ट. ठीक है, बी कह रहा है पब्लिक सर्वेंट, any government official, public servant who leverages their official status to engage into sexual intercourse with a woman under the influence of jurisdiction. कोई politician for example, अगर कोई कार्य करता है, छोटी कार्य करता है, ठीक है, कोई ऐसे स्टाफ है, उसे कहते हैं वो लोग कि भाई कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, अगर वो अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए कि यू डू दिस फॉर मी और तुम देखो कि अगले इलेक्शन में तुम्हें मैं जिता देता हूं, तो इस तरीके की ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी. फिर क्या है? कस्टोडियल फैसिलिटीज, जैसे क्या है? सुपरिटेंडेंट या मैनेजर, जेल के स्टाफ, रिमांड होम या कोई भी कस्टडी वाली जगह हो गई जहां पे विमेन या चिल्ड्रन को रखा गया है, उसके जो सुपरिटेंडेंट या मैनेजर्स हैं वो लोग. इसके बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट. तो ये 4 कैटेगरी देखिए. पहला फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, दूसरा दूसरा क्या हो गया? पब्लिक सर्वेंट. तीसरा तीसरा क्या हो गया? कोई जेल का या रिमांड होम या किसी भी ऐसी जगह का, किसी इंस्टीट्यूशन का जो सुपरिटेंडेंट या मैनेजर है. और फोर्थ हो गया जो किसी हॉस्पिटल का मैनेजर या स्टाफ. वो लोग क्या? अब देखिए ये लोग जो हैं
इसका आप आगे पढ़ते हैं। अब्यूजेस सच पोजीशन और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, अपनी पोजीशन का मतलब ये चार कैटेगरी में फॉल करने वाले लोग अगर अपने पोजीशन का मिसयूज करते हैं, ठीक है, अपनी पोजीशन का मिसयूज करते हुए टू इंड्यूस सीड्यूस इन वुमेन, क्या करने के लिए, इंड्यूस या सेड्यूस एनी वुमेन, ठीक है, either in his custody or under his charge to present in the premises to have sexual intercourse with him, किस चीज के लिए, to have sexual intercourse। ऐसे केसेस आई एम श्योर आप सबने सुने होंगे जहां पे कई बार पब्लिक सर्वेंट्स या कई बार होता है कि जेल अथॉरिटीज जो है उन्होंने ही कमिट कर दिया, या हॉस्पिटल में कोई है, हॉस्पिटल में ही कमिट कर दिया गया, हॉस्पिटल का स्टाफ जो था, तो वो सारी चीजें इसके अंडर कवर होंगी कि अगर इन चारों कैटेगरी में से कोई फॉल करने वाले लोग हैं एंड दैट पर्सन अब्यूजेस इज अथॉरिटी, अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए अगर किसी वुमेन को जो कि उनकी कस्टडी में है या उनकी देख रेख में उनकी चार्ज में है, उनको सिड्यूस करते हैं या इंड्यूस करते हैं टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिम, उस समय वो क्या होगा, सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप, क्लियरली लिखा है जब रेप नहीं हो, रेप कब नहीं होगा, रेप जब नहीं होगा, रेप कब नहीं होगा, रेप तब नहीं होगा जबकि वहां पे दे रखा है कि भाई जब लैक ऑफ कंसेंट अगर होगी तो वो रेप होगा, मतलब यहाँ पे भाई उसको उसको जैसे अक्सर हमें कास्टिंग काउच की बात हम सब सुनते हैं कि ठीक है, एक्स डायरेक्टर वाई डायरेक्टर आस्क मी टू बी विद देम, टू स्लीप विद मी और टू बी विद मी जस्ट फॉर नाइट, कि आप ये करो और आपको मैं अच्छी अच्छी मूवीज दिलाऊंगा, आप देखो मैं कहां से कहां लेके चले जाता हूँ, ये सारी चीजें। तो यू बीइंग अ डायरेक्टर एंड द गर्ल बीइंग अ न्यू कमर, आप अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हो, अब्यूज ही तो कर रहे हो कि आप देखो मैं आपको कहां से कहां पहुंचा देता हूँ, यू जस्ट बी विथ मी। तो ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाती हैं कि भाई दैट इज नॉट अ रेप, रेप नहीं हुआ अब, क्योंकि उस इंड्यूसमेंट में वो लड़की आ गई, वो वुमन उस इंड्यूसमेंट में फंस गई एंड देन शी कंसेंटेड, ठीक है, क्लियरली लिखा है नॉट अमाउंटिंग टू रेप। अगर अमाउंटिंग टू रेप कब नहीं होगा, व्हेन देयर इज कंसेंट, लेकिन कंसेंट कैसे मिला, इंड्यूसमेंट या सिडक्शन से, ठीक है। तो उस केस में क्या है, शैल बी पनिश्ड विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 5 इयर्स बट व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 इयर्स एंड फाइन। यहाँ पे क्या हो गया, पनिशमेंट क्या है, 5 साल तक, 5 साल का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट से लेके 10 साल तक का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, मतलब रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट नेचर क्या हो गया, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 to 10 इयर्स, 5 साल से लेके 10 साल, कुछ भी मिनिमम 5 साल मैक्सिमम 10 साल, और इसके साथ ही फाइन भी, ठीक है। अब इसके एक्सप्लेनेशन क्या कह रहे हैं, देखिए एक्सप्लेनेशन 1 पहले, सेक्सुअल इंटरकोर्स शैल मीन एनी ऑफ द एक्ट्स मेंशन्ड इन ए टू डी ऑफ सेक्शन 63, जहां भी सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात की जाएगी वहां पे 63 का ए टू डी जो कि बात करता है, क्या बात करता है, रेप में जो बताया है कि किन 4 तरीकों से रेप होगा, तरीके सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए भी सेम ही है, उन्हीं 4 तरीकों से रेप होगा। अब सेक्सुअल इंटरकोर्स और रेप में डिस्टिंक्शन कहा जाता है, जो एक्ट्स है वो सेम है, पर when it is with consent this amounts to intercourse and when it is without consent it amounts to rape, ठीक है। तो जहां भी सेक्सुअल इंटरकोर्स की, रेप की भी बात करेगी तो एक्ट सेम है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात की तो भी एक्ट सेम है, लेकिन अब जैसे हमने इस केस में देखा कि भाई उसने सिड्यूस किया या इंड्यूसमेंट किया कि भाई यू डू दिस फॉर मी एंड देन यू जस्ट सी व्हाट आई डू फॉर यू, मैं आपको कहां से कहां पहुंचा देता हूं। सो अपनी पोजीशन का, अपनी पावर का मिसयूज करते हुए आप इंड्यूस कर रहे हो किसी गर्ल को टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ यू, उस केस में, और क्लियरली स्पेसिफाइड है नॉट अमाउंटिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू रेप, व्हिच मींस, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है नॉट अमाउंटिंग टू रेप, इसका क्लियरली मतलब है कि देयर इज कंसेंट, कंसेंट है, कंसेंट ऐसे लैक ऑफ कंसेंट नहीं है, लेकिन वो कंसेंट कहां से कैसे लिया गया है, सिडक्शन से या इंड्यूसमेंट से, ठीक है। उसे वो बातें समझा के कि अच्छा आप देखो, बस एक बार की तो बात हो, उसके बाद आप देखो मैं आपके लिए क्या क्या करता हूं, तो जस्ट ऐसी चीजें, उस केस में क्या होगा, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ मिनिमम 5 इयर्स मैक्सिमम 10 इयर्स प्लस फाइन, ठीक है। सेक्शन 69 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मींस, धोखे से, ठीक है।
धोखा देके जब सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर किया जाए, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीटफुल मींस। अब यहाँ पे क्या है, इस सेक्शन के अंदर क्या कह रहा है भाई, सबसे पहले तो डिसीटफुल मींस क्या है, देखिए डिसीटफुल मींस का मतलब एक्सप्लेनेशन में बता रखा है, शैल इंक्लूड इंड्यूसमेंट फॉर और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन और मैरिंग बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी। डिसीटफुल मींस के इसके अंदर क्या क्या कह रहा है, इंड्यूसमेंट फॉर, इंड्यूस करना किस पर्पस के लिए, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन, नौकरी देने का झूठा वादा या प्रमोशन का झूठा वादा, या और मैरिंग बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी, अपनी पहचान छिपा के शादी करना, गलत पहचान बता के, मैं हूं कुछ और, मैं हूं कुछ और बताया कुछ, अपना नाम कुछ और बताया और बता के शादी करना, ये सारी चीजें, तो ये धोखा ही तो देना हुआ, ये सारी चीजें बता के शादी करना नहीं, बताने का प्रॉमिस कर, शादी करने का प्रॉमिस करना, सॉरी, ये सब सेक्शन 69 के अंदर कवर होता है। क्या है भाई यहाँ पे, ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन क्यों इंक्लूड किया गया, ये सेक्शन पहले नहीं था। हम्म, हाँ, ये सेक्शन पहले आईपीसी में नहीं दे रखा था, इस सेक्शन को इंक्लूड करने की जरूरत क्यों पड़ी, इस सेक्शन को इंक्लूड करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ऐसे बहुत केसेस, यू ऑल मस्ट बी अवेयर कि ऐसे बहुत केसेस आते हैं फॉल्स प्रोमिसेस टू मैरी के, भाई शादी करने का वादा किया गया था लेकिन फिर शादी नहीं करी, फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी, शादी करने का वादा किया गया था लेकिन फिर शादी नहीं हुई, अब क्योंकि शादी करने का वादा था, द गर्ल कंसेंटेड टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, क्योंकि वादा था एंड द गर्ल बिलीव्ड इट टू बी जेन्युइन, तो उस वादे की वजह से द गर्ल कंसेंटेड टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब अगर ऐसा ऐसा ऑफेंस है तो दिस विल फॉल अंडर सेक्शन 69, जो कि पहले आईपीसी में नहीं था और ये बीएनएस का नया इंक्लूजन है। ये सेक्शन क्या रहा है कि भाई whoever, कोई भी इंसान बाय डिसीटफुल मीन्स, अगर धोखे से, इसी धोखे को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, डिसीटफुल मीन्स का मतलब क्लियर बताया गया है कि डिसीटफुल मीन्स का मतलब क्या होगा, तो कोई भी इंसान धोखे से, या तो धोखे से और बाय मेकिंग प्रॉमिस टू मैरी अ वुमन, या वादा करके, शादी का वादा करके, या तो धोखे से, दो कंडीशन दे रखा है, कोई भी इंसान पहला या तो धोखे से या दूसरा शादी के वादे पे विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम, और इंटेंशन नहीं था उसे फुलफिल करने का, दोनों केस में, या पहला या तो धोखा देना था इंटेंशन, दूसरा प्रॉमिस किया शादी का विदाउट एन इंटेंशन टू फुलफिल दैट प्रॉमिस, उसे पूरा नहीं करना है, बस कर दिया, वादा कर दिया, जनरली कर दिया, बस बोल दिया हाँ हाँ ठीक है, जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू हैव टू परफॉर्म टू हैव द सेक्सुअल इंटरकोर्स यू जस्ट सेड यस, बट देयर वाज नो इंटेंशन, तो ऐसे केसेस में फॉल करेंगे जहां पे फॉल्स प्रॉमिस किया गया शादी करने के लिए कि भाई बस कह दिया लेकिन कोई इंटेंशन था ही नहीं कभी शादी करने का। ऐसे केस में the sexual intercourse with her such sexual intercourse not amounting to the offense of rape, अब यहां पे भी क्लियर किया गया है कि रेप नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट प्रॉमिस द गर्ल द वुमन कंसेंटेड टू हैव सच इंटरकोर्स, इसलिए क्योंकि वहां पे कंसेंट था तो दिस डजंट अमाउंट टू रेप, लेकिन ये इस कैटेगरी में फॉल कर जाएगा, ये ऑफेंस शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म which may extend to 10 years and fine, either description मतलब simple या rigorous imprisonment up to 10 years plus fine, ठीक है। अब जो दो कैटेगरी दे रखी है यहाँ पे, दो चीजें क्या बताया, पहला तो डिसीट, डिसीटफुल मीन्स, ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है, फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी विदाउट इंटेंशन,
दो केसेस दे रखे हैं कि पहला डिसीटफुल मीन्स धोखे से, या दूसरा शादी का झूठा वादा करके विदाउट इंटेंशन, मतलब दिमाग में बिल्कुल क्लियर था कि शादी करनी ही नहीं है, बट दैट प्रॉमिस वाज ओनली टू हैव इंटरकोर्स, सिर्फ उस वजह से हाँ कहा गया था। इन दोनों केसेस में पनिशमेंट क्या होगी वहां पे दे रखा है। अब ये चीज तो क्लियर हो गई, ये तो क्लियर हो गया भाई कि अच्छा फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी। दूसरा डिसीटफुल मीन्स क्या है उसे यहाँ पे क्लियर किया गया है, इसके अंदर क्या क्या आएगा, इंड्यूसमेंट, इंड्यूस करना किस चीज के लिए, या तो इंड्यूस करना, include inducement for or false promise of employment or promotion or marrying by suppressing identity। इस deceitful means के अंदर क्या क्या आया, या तो नौकरी देने के लिए झांसा देना जिसे कहते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि भाई यू डू दिस फॉर मी एंड देन यू सी व्हाट आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या क्या करता हूं। एक तो ये नौकरी के नाम पे, नौकरी या प्रमोशन के नाम पे, या फिर अपनी पहचान छिपा के सप्रेस करके, मेरा असली नाम कुछ और है बट मैंने सामने वाले को लड़की को कुछ और बताया, तो दिस विल कम अंडर डिसीटफुल मीन्स। ठीक है, क्या क्या चीजें इसके अंदर कवर हो गई। एक्सप्लिसिट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट कंसिस्ट डिसीट इंक्लूड्स फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, ठीक है, विदाउट इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग इट, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि इंटेंशन कभी था ही नहीं करने का शादी, या फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नौकरी का झूठा वादा, या फॉल्स प्रॉमिस ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन के लिए झूठा वादा, या फिर सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी, अपनी पहचान छिपाना, जैसे क्या नाम गलत बताना, रिलीजन दूसरा बताना, या यू आर ऑलरेडी मैरिड लेकिन जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू हैव इंटरकोर्स विद द वुमन यू सेड कि नहीं नहीं आई एम सिंगल, एंड द गर्ल बिलीविंग यू कि यू विल वन डे मैरी दैट द गाय विल वन डे मैरी यू, क्योंकि उसने कह दिया सिर्फ आपसे कि भाई ठीक है आई मैरी यू, तो आपने यू अग्रीड, यू कंसेंटेड टू हैव इंटरकोर्स। अब देखिए ऐसा क्या है इस एक, अब एक पॉइंट टू पॉन्डर है यहाँ पे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत केसेस में इसे क्लियर करने की कोशिश करी है, जो कि डिसीट वर्सेस हार्ट ब्रेक। दो चीजें हो सकती हैं, एक हो सकता है फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज, दूसरा हो सकता है ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी। ठीक है, अब फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी क्या है और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी क्या है। फॉल्स प्रॉमिस का मतलब क्या हो गया कि भाई शुरू से कभी इरादा था ही नहीं शादी करने का, सिर्फ झूठ कह दिया, ठीक है, झूठा वादा। लेकिन ब्रीच ऑफ मैरिज, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस का क्या मतलब हो सकता है, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी का मतलब ये है कि वादा था, जेन्युइन प्रॉमिस, बट लेटर ऑन बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांस, अब क्या सर्कमस्टांस सकते हैं, when you started being with a girl, when you started living with a girl, you realized that no, there is no compatibility at all, आपके रोज झगड़े हो रहे हैं, so you decided कि नहीं नहीं नहीं, अब साथ में रहने कोई साथ में रहने का हमारा कोई मतलब नहीं, इफ वी मैरी ईच अदर हमारी दोनों की लाइफ बहुत खराब हो जाएगी। या यू कुडंट कन्विंस द गाय कुडंट कन्विंस हिज पेरेंट्स, नहीं माने पेरेंट्स नहीं माने, या कोई और रीजन बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, अगर जेन्युइनली ही वांटेड टू मैरी द गर्ल बट कुडंट, तो वो प्रॉमिस ब्रीच हो गया, प्रॉमिस टूट गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि देयर वाज नो इंटेंशन टू मैरी, देयर वाज इंटेंशन था, बट बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस द प्रॉमिस जस्ट ब्रोक। तो यहाँ पे अब इसके इस सेक्शन के बारे में एक्चुअली बहुत देयर वाज दिस थिंग कि देयर वाज दिस डिबेट कि इस सेक्शन का तो बहुत ही मिसयूज हो सकता है। अब जैसे जो कि ये एक्चुअली है भी, ऐसे बहुत केसेस भी हमने देखे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे जो डाउरी वाले केसेस हैं, जैसे बहुत सारे फॉल्स एक्यूजेशन उसमें लगते हैं, वैसे इस सेक्शन का भी बहुत मिसयूज हो सकता है कि देयर वाज दिस गर्ल एंड बॉय इन रिलेशनशिप, लेकिन अब क्योंकि लड़के का तो इंटेंशन था शादी करने का बट वो टूट गया प्रॉमिस, वो बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस ही कुडंट, मेरे उसके पेरेंट्स नहीं माने सो ही कुडंट। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिकॉज ऑफ द गर्ल ही विल लीव हिज एंटायर फैमिली, नहीं, सो उसके पेरेंट्स नहीं माने, ही डिड ट्राई बट उसके पेरेंट्स नहीं माने। उस केस में अब लड़की ने जो है झूठा एलिगेशन लगा दिया उस पर कि फॉल्स प्रॉमिस था मैरिज का, यहाँ पे भाई लड़की का तो हो गया, फिर उसकी तो लाइफ बर्बाद, उसके इतने साल उसको जब इतनी पनिशमेंट मिल जाएगी प्लस रेपुटेशन टार्निश हुई वो अलग, वो तो खत्म हो गया। सो इस प्रोविजन के अगेंस्ट बहुत तो देयर वाज दिस डिबेट अराउंड कि भाई बहुत इसका मिसयूज हो सकता है, व्हिच इज आई बिलीव टू सम एक्सटेंट करेक्ट, क्योंकि ऐसे केसेस हमने देखे भी हैं, ऐसे केसेस होते हैं
इस तरीके जो विमेन सेंट्रिक प्रोविजंस होते हैं उसका एक्चुअली अब इन रिसेंट फ्यू इयर्स काफी मिसयूज भी होने लगा है विदाउट बीइंग ऑफेंसिव और बायस्ड टुवर्ड्स एनीबॉडी, बट एक्चुअली ऐसा होता है डाउरी के प्रोविजंस हो या रेप के प्रोविजंस हो, झूठे रेप के भी केसेस लगाए जाते हैं, तो इसके भी मिसयूज होने के बहुत चांसेस हैं। इसलिए कोर्ट ने बहुत क्लियर किया है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई फॉल्स प्रॉमिस और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस दो अलग अलग चीजें हैं। फॉल्स प्रॉमिस का मतलब कभी इंटेंशन था ही नहीं, और ये इंटेंशन नहीं था ये कैसे प्रूफ होगा? ये अगर आप एलिगेशन लगा रहे हो, भाई आप कह रहे हो ना द गर्ल इज कमिंग हियर एंड सेइंग कि नहीं नहीं ही जस्ट वांट टू हैव इंटरकोर्स एंड दैट इज व्हाई ही सेड कि नहीं आई विल मैरी यू, यू आर कमिंग एंड एलिजिंग, सो इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी, बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है कि इसको प्रूव करो कि देयर वाज नो इंटेंशन बट merely a false promise। ये रिस्पांसिबिलिटी देन इट इज द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द गर्ल। तो कोर्ट ने डिस्टिंग्विश किया कि फॉल्स प्रॉमिस और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस अलग अलग केस है, और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस के लिए पनिशमेंट नहीं हो सकती है। A genuine promise, वही है deceit versus heartbreak, a genuine promise of marriage that later fails due to family pressure or unforeseen circumstances is generally a breach of promise and not a crime। ये इसके अंदर ये कोर्ट ने क्लियर किया कि भैया ये फॉल्स प्रॉमिस में नहीं आएगा, ये फॉल्स प्रॉमिस में, ये प्रॉमिस थी, इंटेंशन था एक्चुअली मैरी करने का, बट ही couldn't because of certain circumstances that arose। कुछ ऐसे सिचुएशंस आ गई जिसकी वजह से अब नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप फॉल्स प्रॉमिस कह के सिर्फ जस्ट टू टार्निश हिज रेप्यूटेशन या उसकी लाइफ खराब करने के टेंशन से आप केस फाइल नहीं कर सकते हो। यहाँ पे क्या है कि आपने केस लगाया, तो जैसे अगर मैंने कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ लड़की पे आएगा, द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव द मैन नेवर इंटेंडेड टू मैरी द वुमन। अब भाई आपने कहा है कि इंटेंशन नहीं था, जबकि वो तो कह रहे कि था इंटेंशन, बट ऐसा हो गया, आप देखो मेरे घर में इतनी इमरजेंसी आ गई, माय फादर डाइड एंड नाउ आई एम द ओनली पर्सन जो कि अभी टू अर्न एंड जिसको मेरी फैमिली को चलाना है, सो अभी मैं नहीं शादी कर सकता, अब मुझे अभी नहीं करनी है, या शायद मैं लाइफ में कभी शादी ना करूं। द बॉय इज सेइंग समथिंग दैट सीम्स जेन्युइन टू अस, तो अगर आप एलिगेशन लगा रहे हो तो देन यू प्रूव कि भाई कोई इंटेंशन नहीं था शुरू से। पनिशमेंट क्या है यहाँ पे? ईदर डिस्क्रिप्शन अप टू 10 years प्लस फाइन, मतलब रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट या सिंपल इम्प्रिजनमेंट कोई भी हो सकता है, अप टू 10 years प्लस फाइन। अब आते हैं सेक्शन 70 पे, जो कि पहले सेक्शन 376 में दिया हुआ था, गैंग के बारे में बात करता है। सेक्शन 70 गैंग ठीक है। गैंग क्या है? नाउ ऑफेंस वही है, ऑफेंस जो है वो रेप का ही है जो हमने पहले पढ़ा, एक्ट वही है, कंडीशंस वही है, लेकिन ये क्योंकि गैंग नाम से ही समझ में आ रहा है कमिटेड बाय वन और मोर पर्सन, एक से तो होगा नहीं, एक तो एक आदमी कैन नॉट बी अ गैंग, तो एक आदमी करेगा तो दैट अमाउंट्स टू रेप, लेकिन इफ इट इज कमिटेड बाय पर्सन्स मोर देन वन, दो लोग, तीन लोग, चार लोग, कुछ भी more than one, तो ये that would come under the category of gang rape where a woman is raped जब जहां रेप टर्म ही आ गया, यहाँ हम क्लियर हो गए कि सेक्शन 33 के सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं। रेप्ड बाय वन और मोर पर्संस, वन तो नहीं हो सकता है, वन तो क्लियरली वन होगा तो गैंग रेप हो ही नहीं सकता, मोर पर्संस कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रुप और एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन। अब ये क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। Each of these persons shall be deemed to have committed the offense of rape and shall be punished with rigorous imprisonment। ठीक है, अब क्या है, क्या रहा है देखिए। When a woman is raped by one or more persons, one तो हो ही नहीं सकता, more persons होगा, एक होगा तो रेप हो ही नहीं सकता है, ठीक है। Constituting a group or acting in furtherance of common intention। अब ये चीजें समझने वाली, कॉमन इंटेंशन हमने समझा था 3 clause 5 में, कॉमन इंटेंशन था, इफ यू ऑल रिमेंबर। कॉमन इंटेंशन का कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई आपकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ठीक है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट का क्या है? एक्टिव इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है भाई कि आप प्लान का हिस्सा तो थे ही, ऑफ कोर्स प्लानिंग का हिस्सा तो थे ही, आप उसके पूरे अरेंजमेंट में साथ में थे, लेकिन एग्जीक्यूशन में भी आप एक रोल निभा रहे हो, चाहे उस जगह पे फिजिकली प्रेजेंट ना हो। जैसे अगर किसी का रॉबरी, किसी के घर रॉबरी करने का अगर प्लान था, ठीक है, रॉबरी करने का अगर प्लान है,
तो भाई सारे लोग एक साथ घर में रॉबरी कर रहे हैं जरूरी नहीं है, 5 लोग हैं अगर, तो उसमें से 3 लोग जो है वो घर पे रॉबरी, 3 लोग जो है वो सामान उठा रहे हैं, रॉबरी कर रहे हैं, एक इंसान सबको बांध रहा है और वहीं पे खड़ा है वो देख रहा है, और फिफ्थ इंसान जो है वो घर के बाहर खड़े होकर बस देख रहा है कि कोई आए नहीं, यू आर नॉट इवन प्रेजेंट देयर जहां पे ऑफेंस हो रहा है, लेकिन क्योंकि आप अपना एक्टिवली रोल निभा रहे थे, एक्टिवली पार्टिसिपेटेड थे उस पूरे ऑफेंस में, इसलिए आप भी इसके अंडर लाइबल हो जाओगे। कॉमन इंटेंशन का कॉन्सेप्ट यही था। अब ये क्या कह रहा है, वहां पे हमने एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन पढ़ा था, यहां भी वही लिखा है, वन और मोर पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग ग्रुप और एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, रेप किया गया है कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में, मतलब 5 लोग अगर हैं, 5 लोग जाते हैं किसी के घर रेप करने के लिए, तो मान लीजिए सिर्फ 2 लोग हैं, सिर्फ 2 लोग हैं who actually committed rape, there are only 2 people who actually committed rape, but the third one was meanwhile सारा सामान बिखरा रहा था घर में ताकि ये चोरी का दिख सके, सिनारियो बनाया जा सके, while the fourth was standing outside गेट के कि कोई आता है तो आए तो नहीं पता ना चले, एंड देयर वाज दिस थर्ड इंसान जो कि गली के बाहर खड़ा था, जो सारी चीजों को इन्फॉर्म कर रहा था कि भाई अभी ये इंसान जा रहा है, अभी ये इंसान जा रहा है, अभी ऐसा हो सकता है, वो गली के बाहर खड़ा था, ठीक है, देखने के लिए, नजर रखने के लिए। तो ये 5 लोग में से एक्चुअली ओनली 2 पीपल कमिटेड रेप, बट बाकी सबका अपना रोल था, थर्ड पर्सन वॉज जस्ट मेसिंग अप थिंग्स कि वहां पे चोरी दिखाई जा सके, एक इंसान घर के बाहर खड़ा था नजर रखने के लिए, एक इंसान गली के बाहर खड़ा था उसके पूरी देखते रहने के लिए कि आसपास कोई आ तो नहीं रहा है, कोई सस्पिशियस चीज अगर लग रही है, पुलिस का मूवमेंट दिखता है, कुछ भी ऐसा, तो इन्फॉर्म करने के लिए, तो सबका अपना रोल है। तो वही लिखा है कि अगर 2 या ज्यादा लोग रेप करते हैं, ठीक है, इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन, व्हेन अ वुमन इज रेप्ड बाय मोर पर्सन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ग्रुप और एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, अगर 2 या ज्यादा लोग रेप करते हैं इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, तो वहां पे क्या है, सबकी लाइबिलिटी वैसे बनेगी, कलेक्टिव लाइबिलिटी। कॉमन इंटेंशन का कॉन्सेप्ट ही यही था, कॉमन इंटेंशन में हमने यही पढ़ा था ना कि भाई आपका रोल चाहे जो भी हो, लेकिन क्योंकि आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट थे, आपका एक एक्टिव रोल था, तो आपको भी पनिशमेंट उतनी मिलेगी। अब आप गली के बाहर खड़े हो, आप उस जगह पे हो भी नहीं, आपने वो ऑफेंस किया भी नहीं, लेकिन क्योंकि उसी कॉमन इंटेंशन क्या था, टू कमिट दैट वुमन, उसी इंटेंशन के तहत ही तो वहां पे खड़े हो, आप बता रहे हो कि ध्यान रखने के लिए कि नहीं ठीक है कोई आए नहीं, मैं देखते रहूं कि पुलिस कोई मूवमेंट होगा तो आई लेट यू नो, या कोई भी और अगर कुछ पता, कुछ इंपॉर्टेंस ऐसा लगता है दैट यू शुड नो, तो मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस कॉमन इंटेंशन के तहत ही तो वो कर रहे हो, इसलिए आपकी भी लाइबिलिटी प्रिंसिपल, जो कॉमन इंटेंशन है वो क्या होता है, वो जॉइंट लाइबिलिटी लगती है वहां पे, जॉइंट लाइबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी तो है कॉमन इंटेंशन में, तो वही कलेक्टिव लाइबिलिटी आएगी यहाँ पे क्या होगा, each person involved in the group act is deemed to have committed the offense of rape and is punished accordingly। सब कोई, हर कोई, वो 5 लोग रिगार्डलेस ऑफ कहीं भी थे, वो 5 लोग को एक जैसी पनिशमेंट दी जाएगी जैसे आपने भी रेप किया है। तो गैंगरेप में जब ज्यादा लोग, 2 या ज्यादा लोग, 1 पर्सन तो कहीं नहीं सकते, ज्यादा लोग जब साथ में आएंगे, तो यहाँ पे एक कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में, इंटेंशन ही था टू रेप दैट वुमन, टू कमिट रेप, वो इंटेंशन ही था, उस इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन के तहत आते हैं और करते हैं, वो एक्ट करते हैं, तो उस केस में जितने भी लोग हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर रोल्स, उनकी जॉइंट लाइबिलिटी के तहत सब पे जो लाइबिलिटी है वो एक जैसी आएगी, एज इफ यू ओनली कमिटेड द रेप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस सेक्शन को, सेक्शन 70 को, ये तो हमने गैंगरेप बेसिकली क्या लाइबिलिटी बनेगी वो हो गया, ठीक है, लाइबिलिटी क्या बन रही है, ये तो हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि कॉमन इंटेंशन कहां से आ रहा है, पनिशमेंट है क्या, पनिश्ड विथ रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 20 इयर्स, कम से कम 20 साल तक का रिगरस इम्प्रिजनमेंट, बट extended up to imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of the person's natural life with fine। पनिशमेंट क्या हो गई, rigorous imprisonment of minimum 10 and maximum 20 years प्लस फाइन, ये पनिशमेंट हो गई, ठीक है। अगेन वही चीज है कि फाइन का क्या होना चाहिए, जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहैबिलिटेशन, और जो भी फाइन होगा वो डायरेक्टली विक्टिम को दिया जाएगा, एक्सक्यूज मी, ये चीजें तो हो गई, ठीक है।
अब क्या है, देखिए इस पूरे सेक्शन को, सेक्शन 70 जो है, इसे दो कैटेगरी में बांट दिया गया। हमने अभी जो क्लॉज पढ़ा वहां कहीं एज लिमिट नहीं दे रखी है। सेक्शन 70 का क्लॉज 1 जो है वहां कोई एज लिमिट नहीं दी हुई है। हमने देखा कि भाई वहां पे बात करें कि किसी भी वुमन पे, कोई भी लेडी रिगार्डलेस ऑफ द एज। हालांकि बीएनएस कहता ही यही है। हालांकि बीएनएस कहता ही यही है कि चाहे वो एक दिन की न्यूबॉर्न बेबी हो या 82 ईयर्स की लेडी, हम सबको वुमन कहेंगे। तो ये सेक्शन जो है वही रिगार्डलेस ऑफ एज किसी भी वुमन की बात कर रहा है, क्लियरली वेयर अ वुमन। ठीक है, मतलब इवन इफ इट इज कमिटेड ऑन द बेबी ऑफ 1 मंथ, तो भी सेम पनिशमेंट है। एंड लेडी ऑफ 82 और 85 और 80 ईयर्स, तो भी पनिशमेंट वही है। पर क्लॉज 2 जो है अब एज स्पेसिफिक करता है। एज स्पेसिफिक करके क्या क्या है, देखिए सेक्शन 70 इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पहला अडल्ट वुमन, ठीक है, वहां पे वुमन है तो वहां पे एज नहीं स्पेसिफाइड है। अब क्योंकि हम क्लॉज 2 जब देखेंगे वहां पे अंडर 18 ईयर्स कह रहा है, अंडर 18 से हमें समझ में आता है कि वो माइनर है। तो जबकि वुमन का मतलब बीएनएस में हमें पता है, लेकिन मतलब वो कि वो अबव 18 की किसी भी एज की बात कर रहा है, क्योंकि अंडर 18 को भी यहां स्पेसिफाई कर दिया। सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस में ये मान के चलता है, इनफैक्ट किसी भी ऑफेंस के केस में, ये सेक्सुअल ऑफेंस में तो और ज्यादा, कि भाई इफ इट इज कमिटेड ऑन अ माइनर, इफ इट इज कमिटेड ऑन माइनर गर्ल, उसकी सिवियरिटी और भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए जहां पे एज स्पेसिफाई कर दिया कि बेलो 12 या बेलो 18 या बेलो 16, उसके बाद और दूसरी क्लॉज भी है, तो मतलब बाकी उसके ऊपर के सारी एज को हम उसमें काउंट करेंगे। तो वैसे ही क्योंकि क्लॉज 2 में अगर ये नहीं होता, क्लॉज 2 नहीं होता, तो मतलब वो सारी एज के लिए कवर होता, चाहे वो 1 महीने की बच्ची या फिर किसी भी एज की वुमन। लेकिन क्योंकि क्लॉज 2 में अंडर 18 स्पेसिफाई कर दिया, तो 18 साल से कम की कोई भी बच्ची इसमें, चाहे वो 1 महीने की बच्ची हो या वो 17 साल की बच्ची हो, कोई भी इसके अंदर कवर हो जाएगी। और अबव 18 सारा एज क्लॉज 1 में कवर हो जाएगा। तो क्लॉज 2 जो बात करता है वो गर्ल्स अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज की बात कर रहा है। ठीक है, क्लॉज 2 क्या कह रहा है, वही सेम प्रोविजन है, वेयर अ वुमन अंडर 18 इयर्स ऑफ एज, सिर्फ एज स्पेसिफाई कर दिया, इज रेप्ड बाय वन और मोर पर्संस कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रुप और एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, each of those persons shall be deemed to have committed the offense of rape and shall be punished with, अब देखिए punishment क्या है यहाँ, punished with imprisonment for life, meaning imprisonment for remaining life, and with fine or with death। यहाँ पे जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट के नेचर को चेंज कर दिया, उसको सीवियर बना दिया गया है। ऊपर हमने क्या देखा, 20 साल तक की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मिनिमम 20 साल तक की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, या फिर और उसके साथ फाइन, यही है। देखिए मिनिमम 20 साल तक का, जो कि, सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 20 ईयर्स मिनिमम, और मैक्सिमम हो गया क्या, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। ठीक है, और जब हम बात करते हैं माइनर की, तो माइनर में क्या हो जाता है, यहाँ पे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ मिनिमम 20 ईयर्स हट ही गया। यहाँ पे क्या हो जाता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी प्लस फाइन, वही लिखा हुआ है, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड विद फाइन, और डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, ठीक है, या डेथ पेनल्टी। देखिए अनलाइक सेक्शन 70 क्लॉज 1, देयर इज नो 20 ईयर ऑप्शन हियर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ आर द स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स। मतलब क्लॉज 1 में क्या दे रखा है, वो अडल्ट के लिए है, तो वहां कहता है कि 20 साल तक की लाइफ इम्प्रिजनमेंट कम से कम, 20 साल तक की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट कम से कम, जो कि एक्सटेंडेबल है अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। लेकिन क्लॉज 2 में क्योंकि इट हैज बीन कमिटेड ऑन अ माइनर गर्ल, तो इसके ऑफेंस को और भी ज्यादा सीवियर नेचर का किया गया, स्ट्रिक्टर नेचर का किया गया है, और जो कि कहता है पनिशमेंट इसके लिए क्या होगी, इसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन या डेथ पेनल्टी। अब आते हैं सेक्शन 71 पे। 71 में कहता है पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स, मतलब ऐसे ऑफेंडर्स जो कि रिपीटेडली ऑफेंस कर रहे हैं,
कौन से ऑफेंस, हम सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं तो हम उसी ऑफेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि ऐसे लोग जो अगर इस तरीके के ऑफेंस को बार बार कर रहे हैं, सेक्शन 376 क्लॉज ई में दे रखा था आईपीसी के, वही सेम ये सेक्शन है। सेक्शन बदला है? नहीं, सेक्शन नहीं बदला है, बस सेक्शन नंबर बदल गया है। अ पर्सन इज लायबल फॉर एनहांस्ड पनिशमेंट। एनहांस्ड पनिशमेंट मतलब जितनी पनिशमेंट दी हुई है उससे ज्यादा मिलेगी अंडर सेक्शन 71। 71 के अंडर फॉल करता है। 71 के अंडर कब फॉल करेगा? जब उसने, क्या कह रहे हैं, रिपीटेड ऑफेंडर्स, जब दोबारा से किया, दोबारा या तिबारा अगर रिपीट कर दिया ऑफेंस, तो उसे ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी इफ दे वर प्रीवियसली कन्विक्टेड अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग। कौन से? सेक्शन 64, 65, 66, 60, 70, ये सारे जो हमने अभी तक देखे, ठीक है। मतलब सेक्शन 71 कहता है कि भाई अभी तक जितने सेक्शन हम देखे, रेप, गैंग रेप, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ हस्बैंड ऑन वुमन, ऑन वाइफ, अंडर सेपरेशन, ये सारे जो हमने सेक्शंस देखे हैं, इसके कन्विक्टेड अगर है, कोई कोई इंसान इसका कन्विक्टेड है और वो दोबारा या तिबारा वो ऑफेंस करता है, रिपीटेड ऑफेंस करता है, यहाँ पे टर्म कन्विक्टेड यूज हुआ है। प्लीज, आई होप, आई एम श्योर आप लोगों को ये पता होगा कि दो टर्म होते हैं, अक्यूज्ड एंड कन्विक्टेड। अब अक्यूज कौन है, कन्विक्टेड कौन है? कन्विक्टेड टर्म यूज है यहाँ पे, अक्यूज नहीं है। अक्यूज मतलब जिसपे एलिगेशन लगा, जो अभी ट्रायल चल रहा है, प्रोसेस में डिसीजन आया नहीं है, ठीक है, वो अक्यूज है। अब अक्यूज से क्या हो सकता है? वो कन्विक्टेड, जैसे ही मैंने बहुत शुरू में बताया था, अक्यूज से दो चीजें हो सकती हैं। अगर कोई अक्यूज है, अक्यूज मतलब क्या? एक्यूजेशन या एलिगेशन जिसपे लगा, मतलब जिसपे इल्जाम लगा है, ठीक है, यहां से उसका कन्विक्शन हो सकता है। कन्विक्शन मतलब सजा हो गई, अगर वो गलत पाया गया कि उसने गलत किया तो कन्विक्शन, या पाया गया गलत नहीं किया है तो हो जाएगा अक्विटल। अक्विटल मतलब छोड़ दिया गया। एक्यूजेशंस लगे हैं, उस पर इल्जाम लगे, इल्जाम के बाद अगर इल्जाम सही पाए गए तो कन्विक्शन हो जाएगी, उससे सजा हो गई, और अगर इल्जाम गलत पाए गए तो उसका एक्विटल हो जाएगा। तो सेक्शन 71 एक्यूज के लिए नहीं है, कन्विक्टेड के लिए है, कि जिसको सजा मिल चुकी है, मतलब वो प्रूफ हो चुका है कि उसने वो ऑफेंस किया है, रेप या सेक्सुअल ऑफेंस किसी तरीके का वो कमिट किया है ऑलरेडी। सेक्शन 64, 65, 66 और 70 के अंदर फॉल करने वाले जो कन्विक्टेड अगर कोई इंसान है, वो ऐसे ही किसी ऑफेंस को दोबारा करता है। मतलब मान लीजिए कि अगर कोई ऑफेंस, कोई कन्विक्टेड है रेप का, ठीक है, अगर वो दोबारा कोई रेप कमिट करता है तो उसके लिए जो पनिशमेंट ऑफेंस की दी हुई है, मतलब जो पनिशमेंट दे रखी है उस ऑफेंस की, उसको बढ़ा के दिया जाएगा, एनहांस्ड पनिशमेंट, उससे उससे ज्यादा मिलेगी। और वो ज्यादा पनिशमेंट क्या होगी? ज्यादा पनिशमेंट होगी शैल बी पनिश्ड, सॉरी, shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, or with death. अब जैसे कि हमने देखा कि इन सेक्शंस के अंदर कई बार रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 इयर्स या 2 इयर्स, 7 इयर्स, या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 20 इयर्स, ये सारी पनिशमेंट दे रखी है। लेकिन सेक्शन 71 बहुत क्लियरली कह रहा है कि भाई आप पहले कर चुके हो एक ऐसा ऑफेंस, दोबारा फिर वही कर रहे हो। ऐसे इंसान को एक लेसन देने के लिए, इसके पीछे का क्या है कि if a person convicted under any of the offense commits a subsequent offense under any of the same section, section 75 is invoked। भाई पहले ही कर चुके हो कितना सीवियर नेचर का ऑफेंस, दोबारा वही कर रहे हो। तो इस इंसान को एक ऐसे लेसन देने के लिए यहाँ पे उसे पनिशमेंट ज्यादा दी जाएगी, इनहांस्ड पनिशमेंट दी जाएगी, जो कि क्या होगी? या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, या डेथ। लिखा है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ। अब चाहे कोई भी पनिशमेंट हो, कोई भी ऑफेंस हो, उसमें भले ही रिग्रेस सिंपल या रिग्रेस रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट आपको चलिए 10 इयर्स भी था पहले ऑफेंस, फिर पनिशमेंट भी दी गई थी, उससे दिया गया था पहले 10 साल तक का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, लेकिन दोबारा उसने किया तो अब यहाँ पे कोई रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का नहीं, अब उसे या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ यही दी जाएगी। नेचुरल लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी। और आते हैं इसके बाद सेक्शन 72 पे। इस पार्ट का, ये जो पार्ट हम सेक्सुअल ऑफेंसेस पढ़ रहे थे, इसके बाद सर देख सकते हैं सेक्शन 73 से शुरू हो जाता है क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट का टॉपिक, ठीक है, अगेंस्ट वुमेन, इसका टॉपिक शुरू हो जाता है। तो उसके पहले एक ये लास्ट
सेक्शन है जो कि हमें इस टॉपिक के अंदर करना है, जो कि सेक्शन था 62, ये टॉपिक जो था 62 से लेके सॉरी 63 में 63 से 72 तक है। किसकी बात करता है? सेक्सुअल ऑफेंसेस की, जिसमें क्या क्या दे रखा है? रेप दे रखा है, गैंग रेप दे रखा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स दे रखा है वेरियस कंडीशंस के अंदर, ठीक है। अब ये जो सेक्शन है, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस एटसेट्रा, ये सेक्शन जो है ये ऑलरेडी आईपीसी के सेक्शन 228 क्लॉज ए में दे रखा था, ठीक है। 228 क्लॉज ए में दे रखा था। अब देखिए कितनी किस हिसाब से दे रखा था, कितना डिसअरेंज थे सेक्शंस, कि रेप के प्रोविजंस आपने दिए हैं 375 से, ठीक है, 375 376 ये सारे प्रोविजंस हैं, और डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी की बात पहले ही कर दी 228 में, 228 ए में। तो इसी सारी चीजों को क्लियर करते हुए एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसे सीक्वेंशियली अरेंज किया गया। अब ये सेक्शन क्या कह रहा है कि भाई कुछ सर्टेन ऑफेंसेस जो है, सर्टेन ऑफेंसेस कौन से? वही ऑफेंसेस जो कि इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, उन्हीं ऑफेंसेस की बात की जा रही है। तो कुछ सर्टेन ऑफेंसेस में जो विक्टिम है उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने के बारे में, मतलब उनकी पहचान बताई जाएगी या नहीं, सही गलत बताई जाएगी, गलत बताई जाएगी, क्या बताया जाएगा, उसके बारे में ये सेक्शन बात करता है। तो ये सेक्शन कह क्या रहा है? ये सेक्शन कहता है दैट हुएवर, दो अलग अलग देखिए इसको सेक्शंस में सब सेक्शंस में करके दे रखा है, हुएवर प्रिंट्स और पब्लिशेस, प्रिंट या पब्लिश दोनों चीजें हैं, द नेम ऑफ एनी मैटर which may make known the identity of any person against whom an offense under section 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70 और 71, मतलब अभी तक जितने सेक्शन देखिए 66 से लेके 63 से लेके 71 तक पूरा, is alleged or have found to be committed hereinafter referred to as the victim, जिसके अगेंस्ट कोई ऐसा कौन सा जो कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, shall be punished with imprisonment of the description of this, ये तो पनिशमेंट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कह क्या रहा है भाई? ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा इंसान, whoever, कोई भी जो कि या तो प्रिंट करता है या पब्लिश करता है, प्रिंट करता है या पब्लिश करता है, क्या? द नेम, या तो विक्टिम का नाम, नीचे लिखा हुआ है ना हियर इन आफ्टर रेफर टू एज द विक्टिम, कौन से विक्टिम? सेक्सुअल ऑफेंस की विक्टिम। ये जितने सेक्शंस हमने पढ़े 63 से लेके 71 के अंडर, जिसके अगेंस्ट कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है, या तो एलिजेड है, मतलब अभी एलिगेशन है कि इस पे रेप कमिट हुआ है, या प्रूफ हो चुका कि भाई हुआ है, एलिगेशन है कि हो भी सकता है, नहीं भी, ठीक है, एलिगेशंस लगाए गए हैं XYZ पर्सन पे, या प्रूफ हो गया, उसमें कन्विक्शन हो चुका है, कमिटेड कि भाई इस पे रेप हुआ है, या जो भी ऑफेंस, ऐसा कोई सेक्सुअल ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है। ऐसी कोई लेडी, ऐसी कोई विमेन, ऐसी कोई भी विक्टिम के नाम को या तो कोई प्रिंट करता है, पब्लिश करता है, या फिर खुद या तो कर रहा है, या फिर और एनी मैटर विच मे मेक नोन द आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन, या कुछ ऐसा करता है, या तो नाम ही पब्लिश कर दिया, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा करता है जिससे पता लगाया जा सके कि वो कौन है। जैसे मान लीजिए आपने विक्टिम के घर की फोटो डाल दी एड्रेस के साथ, ठीक है, उसका नाम नहीं लिखा, उसकी फोटो नहीं डाली, उसके पेरेंट्स का नाम नहीं लिखा, लेकिन घर की फोटो डाल दी, उसके बारे में जिक्र करते हुए उसके घर की फोटो डाली और उसके साथ एड्रेस लिख दिया, कॉन्टेक्स्ट देके कोई भी समझ जाएगा, ठीक है, क्लियरली समझ में आ जाएगा, या उसके पेरेंट्स का नाम लिख दिया, या उसके रिलेटिव्स का, या उसके स्कूल का नाम लिख दिया, अगर वो स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है, कोई माइनर है तो ऐसी कोई चीज, या तो नाम पब्लिश कर दिया, लिख दिया, प्रिंट कर दिया, या कुछ ऐसा किया जिससे उसके बारे में पता लग जाए, पता लगाया जा सके, पता लग जाए उसके बारे में, ऐसे विक्टिम जो कि इस पूरे कैटेगरी के अंडर फॉल करने वाले विक्टिम, मतलब सेक्सुअल ऑफेंसेस की विक्टिम अगर हो, जिनके या तो एलिगेशन है कि हुआ है, या कमीशन प्रूफ हो चुका है, तो वैसे लोगों को पनिशमेंट दी जाएगी ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, ईदर मतलब रिग्रेस या सिंपल, कोई भी, विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड फाइन, मतलब 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट, सिंपल या रिग्रेस जो भी, उसके साथ फाइन। देखिए क्या रहा है, प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्लोजर, भाई डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी, क्यों? प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए। होता क्या है, सोसाइटी जो हमारी है वो कुछ इस तरीके से बनाई गई है कि भाई आज भी आप देखोगे कि ऑल्दो आप तो चीजें बहुत बदल रही है मुझे लगता है, बट स्टिल देयर इज दिस स्टिग्मा अटैच्ड टू सेक्सुअल ऑफेंसेस। अच्छा
वी वेरी कन्वीनियंटली से कि कहीं ना कहीं कुछ लड़की की गलती नहीं होगी या कुछ भी ऐसा, ठीक है। कई बार जो विक्टिम्स होते हैं या सर्वाइवर उन्हें कहते हैं हम, जो सर्वाइवर्स होते हैं उन्हें लोग जॉब्स ऑफर नहीं करते, उन्हें पब्लिक प्लेसेस पे ह्यूमिलिएट किया जाता है, उनके कई बार उनकी फैमिली उन्हें अपनी फैमिली छोड़ देती है। तो इन ह्यूमिलिएशन से बचाने के लिए, उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक तो दे हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू अ लॉट, किसी की commission of a rape is a very grave offense. Rape already they have already gone through something very major, excruciating. इसके बाद उनकी प्राइवेसी को बचाने के लिए कि उनको ह्यूमिलिएशन, पब्लिक ह्यूमिलिएशन ना फेस करना पड़े, उन्हें जॉब्स में साइडलाइन ना किया जाए, उनको ह्यूमिलिएशन ना पब्लिक प्लेसेस पे फेस करनी पड़े, इन सब से बचाने के लिए इस प्रोविजन को लाया गया, ठीक है, कि उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो उनके उनके नाम को, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज नहीं करना है, वो ये सेक्शन कहता है। भाई अगर कह रहा है कि उसको डिस्क्लोज करने से पनिशमेंट मिलेगी, मतलब क्लियरली कहता है कि डिस्क्लोज नहीं करना है, तो क्या कह रहा है, रूल क्या है, नो पर्सन शैल प्रिंट और पब्लिश द नेम और एनी इंफॉर्मेशन दैट मे रिवील द आइडेंटिटी ऑफ अ सर्वाइवर ऑफ अ सेक्सुअल ऑफेंस। आप उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, और जो करेगा उसके लिए ये पनिशमेंट है, ठीक है। कौन से सेक्शन 64 से लेके 71 तक के जो ऑफेंसेस है इसके सर्वाइवर्स के बारे में, जैसे आई होप यू ऑल मस्ट बी नोइंग दिस, 20 निर्भया रेप केस जब हुआ था, ठीक है, तो मीडिया ने उसे नाम दिया निर्भया, निर्भया रेप केस, राइट, 2012 में 2013 में, जब ये बहुत ही ग्रेव नेचर का ऑफेंस कमिट किया गया, बहुत ज्यादा ग्रेव नेचर का, तो इसमें नाम दिया गया, विक्टिम को नाम दिया गया, या सर्वाइवर कहिए, सर्वाइवर को नाम दिया गया निर्भया, ठीक है। उनकी आइडेंटिटी को चाहे कितने भी इसमें न्यूज चैनल्स और सबने जितने भी रिपोर्टिंग की, सबने टर्म यूज किया, इवन कॉमनली आज भी हम उसे निर्भया रेप केस ही कहते हैं, ठीक है। नाम निर्भया दिया गया, नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन इसके बाद जो सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 2 है, वो कुछ एक्सेप्शंस देता है। आप इसका अगर सेक्शन सब सेक्शन 1 तो क्या कहा कि भाई डिस्क्लोज नहीं कर सकते, और कोई डिस्क्लोज करेगा तो उसकी पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। सब क्लॉज 2 जो है कुछ एक्सेप्शंस देता है कि जहां पे नाम डिस्क्लोज किया जा सकता है, वो क्या है वो देखते हैं। परमिटेड डिस्क्लोजर, सब क्लॉज 2 मतलब ये क्या एक्सेप्शंस की बात करता है कि भाई यहाँ पे नाम डिस्क्लोज किया जाना अलाउड है, क्या क्या, पुलिस इन्वेस्टिगेशन अंडर a written order by the officer in charge of the police station or investigating officer acting in good faith for the purpose of investigation। अगर कोई पुलिस ऑफिसर है या इन्वेस्टिगेटिंग इंचार्ज है, उनको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए नाम को डिस्क्लोज करना गुड फेथ में, गुड फेथ जहां भी टर्म आता है, प्लीज रिमेंबर ड्यू केयर एंड अटेंशन, वो सारी चीजें उसको ध्यान में रखते हुए गुड फेथ में अगर नाम डिस्क्लोज करना जरूरी है। पुलिस ऑफिसर कोई भी अगर रिटेन ऑर्डर के साथ ऑफिसर इंचार्ज है या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उन्हें लगता है कि डिस्क्लोज करना जरूरी है, तो वो कर सकते हैं। तो ये दैट वुड नॉट अमाउंट टू ऑफेंस अंडर सेक्शन 72 क्लॉज 1, वो नहीं, ये एक्सेप्शन में फॉल करेगा। दूसरा, विक्टिम्स ऑथराइजेशन, अगर विक्टिम खुद ही कह दे कि नहीं ठीक है आप मेरा नाम डिस्क्लोज कर सकते हो, मेरा नाम रिवील कर सकते हो, तो किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑफ किन, इफ द सर्वाइवर इज डिसीज्ड, अ चाइल्ड और ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर जो सर्वाइवर है या तो उसकी डेथ हो गई, या सर्वाइवर एक चाइल्ड है, ठीक है, या फिर अनसाउंड माइंड का है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे आई गेव दिस एग्जाम्पल ऑफ निर्भया रेप केस, ठीक है, उसे कॉमनली हम आज भी निर्भया रेप केस ही कहते हैं, लेकिन इफ यू ऑल रिमेंबर आफ्टर द डेथ ऑफ द सर्वाइवर, द नॉट द सर्वाइवर नाउ बट द विक्टिम, ठीक है, उन्हें सिंगापुर लेके जाया गया उनके ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन वहां पे उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो उनकी डेथ के बाद, जो विक्टिम की डेथ के बाद, उनके पेरेंट्स ने खुद उनका नाम जाके बहुत, जब वो इंटरव्यूज देने लगे, बहुत जगह पे बातें करने लगे, तो उनका नाम खुद रिवील कर दिया कि जो विक्टिम थी उनका नाम ज्योति था, राइट। तो निर्भया से अब जाके तब जाके लोगों को पता चला कि जो निर्भया रेप केस है, द गर्ल वाज कॉल्ड ज्योति, उनका नाम ज्योति था। सो पहला तो हो गया कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए लगता है जरूरी। दूसरा, विक्टिम ने ही खुद परमिशन दे दिया, ऑथराइजेशन दिया कि नहीं ठीक है यू मे यूज माय नेम। थर्ड कहता है नेक्स्ट ऑफ किन, अगर जो सर्वाइवर है, जो विक्टिम है,
उनके नेक्स्ट ऑफ kin, उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियन अगर यूज कर उनके मरने के बाद, द सर्वाइवर इज डिसीज्ड, मरने के बाद, या बच्चा है अगर जो सर्वाइवर है वो या तो एक चाइल्ड है या फिर अनसाउंड माइंड का है, तो इस केस में जैसे मैंने एग्जांपल दिया, उनकी डेथ के बाद जो विक्टिम थी निर्भया, उनकी डेथ के बाद उनके पेरेंट्स ने नाम बताया कि भाई नाम जो था वो ज्योति था, तब जाके पता लगा। तो जो विक्टिम है, विक्टिम के डेथ के बाद उनका नाम रिवील किया जा सकता है। अब इसका एक एक्सेप्शन क्या कह रखा दे रखा है, देखिए, वेयर द विक्टिम इज डेड और अ चाइल्ड और अनसाउंड माइंड बाय और विद द ऑथराइजेशन इन राइटिंग ऑफ द नेक्स्ट ऑफ द किन ऑफ द विक्टिम। ठीक है, ये तो हमने देखा कि नेक्स्ट ऑफ किन जो भी उनके पेरेंट्स पेरेंट्स को वो कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड, यहां भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि अगर जो पेरेंट्स है मान लीजिए वो तो खुद नाम अगर रिवील कर दे तो अलग बात हो गई। जैसे इस केस में पेरेंट्स, उसके जाके निर्भया के पेरेंट्स ने खुद जब इंटरव्यूज देना उसके बाद शुरू किया उस पूरी ब्रुटैलिटी के बारे में, तो उन्होंने नाम लेना शुरू कर दिया। ठीक है, या तो वो नाम खुद रिवील करें, डिस्क्लोज कर दें, या अगर वो खुद रिवील नहीं करते, खुद डिस्क्लोज नहीं करते नाम, तो वो ऑथराइजेशन देंगे, वो ऑथराइज करेंगे। अब वो ऑथराइज किसे कर सकते हैं? ऑथराइज हर किसी को नहीं कर सकते क्या? किसी न्यूज चैनल को या किसी को भी नहीं ऑथराइज नहीं कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट ऑफ किन के नॉट ऑथराइज डिस्क्लोजर टू जस्ट एनीवन, किसी को भी, जनरल मीडिया नहीं कर सकते, नहीं, किसी को भी नाम नहीं बता सकते। आपने जाके बस कह दिया, मीडिया को बता दिया कि नहीं नहीं ये नाम था, ऐसा नहीं कर सकते। किसको बताएंगे? ऑथराइज्ड एंटिटी। ऑथराइज कौन है? ऑथराइजेशन कैन ओनली बी गिवन टू द चेयरमैन सेक्रेटरी ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जैसे कोई एनजीओ है या कोई बॉडी है जो काम करती है ऐसे लोगों के बारे में, सर्वाइवर्स के बारे में या विक्टिम्स के बारे में, इस तरीके से, तो उनके चेयरमैन या सेक्रेटरी के बारे में को ही ऑथराइज किया जा सकता है। अब ये जो इंस्टीट्यूशन है, रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन होगा? ये बता रखा है सेक्शन में कि रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफिशियली एक्नॉलेज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर सोशल वेलफेयर पर्पसेस। मान लीजिए जैसे कोई अगर एनजीओ है या कोई बॉडी है जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने जिसे ऑथराइज, उनके लिए वो उन्होंने एक्नॉलेज किया है, उनकी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है अगर, तो जो नेक्स्ट ऑफ किन है, मतलब जो पेरेंट्स हैं या रिलेटिव्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही किसी बॉडी को जाके नाम डिस्क्लोज कर सकते हैं, किसी भी और जनरल लोग को नहीं किया जा सकता नाम का डिस्क्लोजर। ठीक है, सो सेक्शन 72 जो कि पहले 228 ए था, वो बात करता है कि भाई जो ऐसे सेक्सुअल ऑफेंसेस की जो भी विक्टिम है या जो सर्वाइवर है उनके नाम को डिस्क्लोज नहीं करना होता है। क्यों जरूरी क्यों है? इंश्योर करने के लिए कि कोई बायसनेस ना आए। अदरवाइज मान लीजिए उनकी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया गया और जो भी द पर्सन हु कमिटेड रेप, ठीक है, मान लीजिए उन्होंने भेज के या उनको अगर कोई बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, उन्होंने उनकी फैमिली को धमकाना शुरू किया। ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, आई एम श्योर आप सबने सुना होगा, उनकी फैमिली को धमकाना शुरू किया कि आपको नहीं करना है, आप अगर पुलिस के पास गए तो कुछ भी आप देख लेना फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। या फिर बाद में अगर वो जब रिकवर करने लगी विक्टिम, उन्हें मरवा दिया। ऐसी चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई पता ना चल सके, और उनको ह्यूमिलिएशन से बचाने के लिए, उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सारी चीजों को उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनाई रखी जा सके, इस चीज को इंश्योर करने के लिए ये प्रोविजन लाया गया कि डिस्क्लोजर नहीं होगी उनकी आइडेंटिटी की, जो भी किसी सेक्सुअल ऑफेंसेस जो कि सेक्शन 63 से 71 के अंडर फॉल करेंगे, इसके जो भी विक्टिम है उनकी। और कोई भी अगर डिस्क्लोज खुद करता है नाम, या तो प्रिंट पब्लिश करता है, डिस्क्लोज करता है, या किसी और तरीके से कॉजेज टू बी रिवील, जैसे जैसे मैंने बताया एग्जांपल कि भाई अगर वो कोई बच्ची है तो स्कूल का नाम रिवील कर दिया, या कहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है, या कहाँ की रहने वाली है, या पेरेंट्स कौन है, ये कुछ कुछ भी ऐसा जिससे पता लगाया जा सके, तो ऐसे इंसान के लिए पनिशमेंट क्या है? इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन अप टू 2 years प्लस फाइन। इसके साथ ही इसके कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं जिन सर्टेन कंडीशंस में डिस्क्लोजर किया जा सकता है। जैसे कि पहला दे रखा है कि भाई राइटिंग में ऑर्डर के साथ, अगर ऑफिसर इंचार्ज को लगता है या फिर जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनको लगता है कि गुड फेथ में इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए स्पेसिफिकली अगर जरूरी है डिस्क्लोज करना, तो वो कर सकते हैं। या फिर अगर विक्टिम खुद ऑथराइज करे तो हो सकता है। या फिर जो अगर विक्टिम की डेथ के बाद, या विक्टिम की डेथ हो जाती है, या फिर जो विक्टिम है वो एक चाइल्ड है, या फिर विक्टिम जो है वो अनसाउंड माइंड के हैं,
उन अनसाउंड माइंड की है अगर, तो उनके बिहाफ पे अगर जो भी उनके नेक्स्ट ऑफ किन या उनके जो कि जैसे कि उनके पेरेंट्स हैं, अगर वो रिवील कर सकते हैं, वो डिस्क्लोज कर सकते हैं उनकी आइडेंटिटी, उनका नाम। लेकिन अगर वो खुद डिस्क्लोज नहीं करते, या तो वो खुद कर सकते हैं, लेकिन इसका भी रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर वो खुद डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो उनको वो ऑथराइज कर सकते हैं किसी और को डिस्क्लोज करने के लिए। लेकिन ये ऑथराइजेशन किसको दी जाएगी? नॉट टू जनरल पब्लिक, जनरल मीडिया, एनीबडी, किसी और को नहीं, बट स्पेसिफिकली टू ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिकग्नाइज्ड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट है, जो कि काम कर रहे हैं सोशल वेलफेयर के लिए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ। देन इस टॉपिक का लास्ट सेक्शन जो कि है सेक्शन 73, जो कि बात करता है अनऑथराइज्ड पब्लिकेशन ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। अब ये इस बारे में बात करता है कि भाई कोर्ट प्रोसीडिंग जैसे पब्लिक प्रिंटिंग और पब्लिक पब्लिशिंग एनी मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स विदाउट परमिशन, ऐसे किसी मैटर में, मतलब सेक्सुअल ऑफेंस की जब प्रोसीडिंग चल रही है अभी, ठीक है, प्रोसीडिंग चल रही है, कंप्लीट प्रोसीडिंग को बिना कोर्ट की परमिशन के उसको क्या करना, उसको प्रिंट या पब्लिश करना, उसके लिए क्या पनिशमेंट है? whoever prints or publishes any matter in relation to any proceeding before a court, ठीक है, कोर्ट प्रोसीडिंग इस रेस्पेक्ट में, इन ऑफेंसेस के रेस्पेक्ट में, रिगार्डिंग द सेंसिटिव ऑफेंसेस मेंशन्ड इन सेक्शन 72, जो कि सेक्शन 72 में दे रखे हैं, ठीक है, उसमें उस केस में अगर कोई भी बिना परमिशन के प्रिंट या पब्लिश करता है, बिना कोर्ट की परमिशन के, विदाउट द कंसेंट ऑफ द, विदाउट द सॉरी परमिशन ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट के परमिशन के बिना पब्लिश करता है, तो वहां पे क्या है, वहां पे पनिशमेंट क्या की गई है? imprisonment of either description up to 2 years plus fine, ठीक है। इट कवर्स ऑल स्टेजेस ऑफ ट्रायल, ट्रायल के किसी भी स्टेज पे, मतलब प्रोसीडिंग अभी चल रही है, चाहे वो ट्रायल लोअर कोर्ट का हो रहा है या वो अपील है, कुछ भी, लेकिन अभी डिसीजन नहीं आया, प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है। तो प्रोसीडिंग के कोई मैटर जो प्रोसीडिंग में है अभी, उसको कोर्ट के परमिशन के बिना अगर प्रिंट या पब्लिश किया जाता है, तो ऐसे इंसान को जो कि प्रिंट या पब्लिश करते हैं, उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू इधर डिस्क्रिप्शन अप टू 2 years प्लस फाइन। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की सैंक्टिटी को मेंटेन किया जा सके, कॉन्फिडेंशियलिटी को। अगेन ये भी तो बात उसी से रिलेटेड हो गई, विक्टिम की कॉन्फिडेंशियलिटी से 72 में वही बात की गई, विक्टिम की कॉन्फिडेंशियलिटी की, तो ये भी तो बात हो गई। अगर आप प्रोसीडिंग को रिलीज कर देते हो, रिवील कर देते हो पब्लिक के बीच में, तो पता लग जाएगा कि भाई कौन है क्या है। तो उस सैंक्टिटी को बनाए रखने के लिए, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे प्रोविजन है कि भाई ये प्रोविजन इंक्लूड किया हुआ है। तो विद दिस हमने ये पूरा चैप्टर, जो ये जो पूरा टॉपिक है यहाँ तक का, ये कवर कर लिया। अच्छा, देयर इज वन स्मॉल थिंग, जैसे कि आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द केस, बट रीसेंट केस, आई थिंक अराउंड 22-23 का शायद केस था, या रीसेंट केस है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द केस, बट आप लोग देख सकते हो, जिसमें जैसे हमने ये तो बात कर ली कि विक्टिम की आइडेंटिटी को रिलीज नहीं करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, इंश्योर करनी है, लेकिन व्हाट अबाउट दोज जो कि अक्यूज्ड है? कई बार हो सकता है ऐसा, आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा, रेप केसेस जो होते हैं कई बार झूठे केसेस भी लगाए जाते हैं, एक्यूजेशंस लगाए जाते हैं, तो वैसे भी अगर उनकी मान लीजिए बहुत साल बाद जब उनको रिलीज किया जाता है कि भाई उनकी गलती नहीं है, वो एक्विटेड हो जाते हैं, उसमें अगर उनकी आइडेंटिटी को रिलीज कर दिया जाए तो उनकी तो पूरी जिंदगी खराब, और ऐसे केसेस होते हैं, रेप्यूटेशन खत्म हो जाएगी उनको कहीं पे। ऐसे लोगों को जो झूठे एक्यूजेशंस भी होते हैं, ऐसे लोगों से लोग बात करना भी प्रेफर नहीं करते, इसके साथ भी स्टिग्मा अटैच्ड है। अगर जितना स्टिग्मा विक्टिम के साथ एसोसिएटेड है, उतना ही अक्यूज के साथ भी तो है। अगर फेक एलिगेशंस, फॉल्स एलिगेशंस भी लगाए जाते हैं, उनको लोग नौकरी से निकाल देंगे, उनकी पूरी लाइफ को बर्बाद करेंगे, उनको लोग साइडलाइन कर देंगे, उनकी फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहता है, उनके बच्चे स्कूल में अगर जा रहे हैं तो उनके साथ भी बुरा बिहेवियर किया जाएगा, तो ये सारी चीजें होती हैं। इस चीज से को इंश्योर करने के लिए कि ऐसा ना हो, को प्रोहिबिट करने के लिए, देयर वाज दिस केस, देयर आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जिसमें कोर्ट ने कहा कि भाई विक्टिम की तो जरूरी है ही है, लेकिन साथ ही साथ कॉन्फिडेंशियलिटी अक्यूज्ड की भी मेंटेन होना जरूरी है, कि भाई उनको मीडिया ट्रायल से बचाया जा सके, अननेसेसरी के
जो इतना बात हाइप उसका बनेगा, फिर उसमें न्यूज आएंगी, सारी चीजें उसके उनके रेपुटेशन को हार्म किया जाएगा, उनकी जान को भी कई बार खतरा हो सकता है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए अक्यूज्ड को की आइडेंटिटी को भी डिस्क्लोज नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कवर्ड दिस एंटायर टॉपिक। हमने सेक्शन 73 तक, 63 से लेकर 73 तक पूरा कवर कर लिया। अब इस चैप्टर के हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो कि बात करता है क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन, इस टॉपिक पे। ठीक है, सो आई होप कि मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, एंड मैंने जितना पॉसिबल उतनी डिटेल में एक्सप्लेन करने की अलॉन्ग विद एग्जांपल्स एंड एवरीथिंग कोशिश की है। In case you have any doubts, please reach out to us on our contact numbers. Judicial law classes is always there for you. आप हमसे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें वेबसाइट से हमें अप्रोच कर सकते हैं। सो या कीप स्टडिंग एंड थैंक यू।